हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BHIC 133 की, जिसकी बुक का नाम है भारत का इतिहास लगभग 1206 से 1707 तक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट कोड की बात करने वाले हैं। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और ये वन शॉट वीडियो रहेगी, यानी कि सिंगल वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट कोड के लिए। इस सिंगल वीडियो से ही आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और सब्जेक्ट के लिए आपने इतने कमेंट करे तो मेरा काम है फिर तो वीडियो में ले आया। ठीक है ना। और एंड तक देखना, काफी यूजफुल रहेगी वीडियो आपके लिए। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। अभी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम एकलव्य इग्नू है। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट, जितने अपडेट्स हैं और जितने क्वेश्चन पेपर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस हैं, मतलब कि 12th लेवल पर आपने पढ़ रखा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। थोड़ा यहाँ पर डिटेल वर्जन हो जाता है। ठीक है, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो बेसिकली आपको बताना है क्या है, आपको ये बताना है जो विजयनगर साम्राज्य है इसका स्थानीय प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। ठीक है ना, बेसिकली इसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक ये रहा है। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, तो ये 1336 में कह सकते हैं ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका उदय होता है, और 1646 में ये मतलब कि अपने पतन की ओर होता है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर एक कितने शक्तिशाली शासक हुए उनकी डेथ के बाद। ठीक है, तो क्या हो जाता है भाई, विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर पतन की ओर अग्रसर होता है। सबकी हम बात करेंगे। ठीक है, और इसमें केंद्र सत्ता राजा के पास, ठीक है, और क्षेत्रीय स्वायत्तता स्थानीय अधिकार के बीच संतुलन बना हुआ था। ठीक है, मतलब कि जब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो यहाँ पर केंद्रीय सत्ता यानी कि जो राजा, ठीक है ना, और आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपने आप को राय कहलाते थे, ठीक है, कहते थे। तो इस जब विजयनगर साम्राज्य की बात करती हैं तो सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र सत्ता जो कि राजा के पास है, और जो क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी कि जो स्थानीय क्षेत्र है वहां पर जो अपना शासन चला रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में पावर का क्या बना रहता था, संतुलन बना रहता था। ठीक है, एक बैलेंस बना रहता था। ठीक है, समझ आ गया। और ये प्रशासन पुराने परंपरागत तरीकों और नए नियमों का मिश्रण था। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना विजयनगर साम्राज्य की, और यहाँ पर किस प्रकार से प्रशासन चला रहे हैं, तो जो पुराने तरीके से किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाता था वो भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा था अपने प्रशासन में, और जो नए तरीके हैं प्रशासन करने के, ठीक है, तो वो भी इन्होंने ऐड कर रखा था। ठीक है, तो एक तुम कह सकते हैं बिल्कुल मिक्स था। ठीक है, कि भाई प्रशासन किस प्रकार से चला रहे हैं, परंपरागत तरीके भी थे और नए तरीके भी थे। ठीक है ना, जिससे साम्राज्य को अच्छी तरीके से चलाया गया। ठीक है ना, आपको पता है जो विजयनगर साम्राज्य है अपने टाइम में काफी फेमस साम्राज्य है। ठीक है, आपको पता है तभी क्या है इस साम्राज्य में अच्छी तरीके से प्रशासन चलाया जा सका है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे भाई स्थानीय प्रशासन की। तो पहला आप हेडिंग बनाओगे पारंपरिक स्थानीय संस्थाएं। ठीक है ना, तो ऐसे नाडू एक सभा होती थी, क्षेत्रीय सभा। ठीक है, तो पारंपरिक स्थानीय संस्थाएं बना रखी थी, मतलब एक सभा टाइप भी बना रखी थी, जिससे प्रशासन काफी अच्छे से चल पाता था। ठीक है, तो नाडू क्या एक क्षेत्रीय सभा है। ठीक है, क्षेत्रीय लेवल पर ये क्या प्राचीन दक्षिण भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और लेकिन विजयनगर साम्राज्य के दौरान केंद्रीय नियंत्रण बढ़ने से इसकी जो प्रभावशीलता है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना भाई विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की, तो अब क्षेत्रीय लेवल की जब हम बात करेंगे तो नाडू करके सभा हुआ करती थी। ठीक है, क्षेत्रीय सभा है, लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है केंद्रीय स्तर पर यानी कि जो राजा की पावर उसका नियंत्रण ज्यादा बढ़ जाता है, तो इनकी प्रभावशीलता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर सभा होती थी जिसको नाडू कहते थे। ठीक है, उसके बाद सभा और उर, ये क्या है ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, जो ग्राम में जो आपको देखा होगा कुछ लोग समूह बना के बैठते हैं तो सभाएं होती हैं। ठीक है, तो ग्राम और सभा और उर क्या है ग्राम सभाएं हैं। ये परंपरागत ग्राम स्तर यानी गांव स्तर की प्रशासनिक इकाइयां थी। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयां का मतलब है भाई गांव स्तर पर जो प्रशासन चला रहे हैं ना, वो हो जाएंगे हमारे ग्राम स्तर की प्रशासनिक इकाइयां। तो वहां पर सभा और उर होती थी जो कि ग्रामीण सभाएं हैं। ठीक है, लेकिन नायक और आयकर प्रणाली के उदय से इनका महत्व घट गया। ठीक है ना, अब ये आयकर आयकर प्रणाली क्या है, ये नायक कौन होते हैं, ये सब आगे आपको बता रखा है इसी टॉपिक में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना सभा और ये ग्राम सभा है, लेकिन जैसे ही नायक और आयकर प्रणाली आती है तो इनका जो महत्व होता है वो धीरे धीरे घट जाता है। ठीक है, तो ये पारंपरिक तरीके थे भाई। ठीक है, जो कि जिस प्रकार से प्रशासन चलाया जा रहा था क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में।
उसके बाद हम बात करते हैं भाई नायककारा प्रणाली, ठीक है, जिसमें नायक की बात हम करेंगे तो उसको बोलते हैं नायककारा प्रणाली, ठीक है। तो उसमें देखो, तो विजयनगर प्रशासन की ये विशेष प्रणाली नायक, जो कि क्या होते थे भाई, सैन्य प्रमुख होते थे, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ नायक तो उसका मतलब है ये सैन्य प्रमुख, ठीक है ना। तो जब बात करते हैं भाई नायकारा प्रणाली की, तो इसमें क्या है, ये प्रणाली नायकों पर आधारित थी, ठीक है। और नायक का मतलब होता है सैन्य प्रमुख, जिन्हें क्या है, अमरम यानी कि भूमि राजस्व अधिकार सैन्य सेवा के बदले दिया जाता था, ठीक है ना। तो इनको क्या दिया जाता था भाई, भूमि राजस्व अधिकार, ठीक है, यानी कि भूमि से राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको भूमि राजस्व अधिकार मिलता था किसके बदले, अपनी सैन्य सेवा के बदले, ठीक है ना। तो ये सैन्य सेवा देते थे तो इनको क्या, भूमि राजस्व का अधिकार मिल जाता था, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नायक के कार्य क्या होते थे। नायक यानी कि सैन्य प्रमुख, ठीक है ना। और इनको क्या भाई, राजस्व अधिकार मिल जाता था एक क्षेत्र का, ठीक है। इसी को हम नायकारा प्रणाली बोलते हैं। और नायक के जब हम कार्य की बात करते हैं तो आप ये सब बताओगे, ठीक है। साम्राज्य के लिए सेना का रख रखाव करना, ठीक है। और मंदिरों और सिंचाई टैंकों का निर्माण और मरम्मत, ठीक है, मंदिरों के लिए, ठीक है, मंदिरों और सिंचाई टैंकों का निर्माण और मरम्मत कराना, बेसिकली मतलब पानी की जो व्यवस्था है ना उसको बनाए रखना, ठीक है, समझ सकते हो। और अपने अधिकार क्षेत्र के गांव का प्रबंधन करना, ठीक है। आप देख रहे हो जो इनके अधिकार क्षेत्र में जो गांव के ग्राम स्तर के जो इलाके आ रहे हैं उनका प्रबंधन भी करना। मैंने भी आपको पीछे बताया भाई, ग्राम स्तर पर उर सभाएं होती थी, ठीक है, नाडू होते थे, नाडू सभाएं होती थी, तो उनका महत्व धीरे धीरे घटने लग गया, ठीक है, जब इन प्रणाली का उदय हुआ, क्योंकि अपने इनके एरिया में जो गाँव का क्षेत्र आ रहा है वहां पर ये प्रबंधन मैनेजमेंट करते थे, ठीक है। तो न्यायिकों के कार्य आप बता सकते हो, ठीक है ये। उसके बाद आयकर प्रणाली क्या है, ठीक है ना। तो यह प्रणाली गांव के कर्मचारी, ठीक है ना, किसके लिए, गांव के कर्मचारियों पर आधारित थी, ठीक है ना। और गांव के कर्मचारियों को हम बोल रहे हैं आयगर, ठीक है ना। तो गांव के कर्मचारियों को हम क्या बोल रहे हैं भाई, आयगर बोल रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये प्रणाली क्या है भाई, गांव के कर्मचारी पर आधारित है, जिन्हें आयगर बोल रहे हैं, जो कि क्या है, प्रशासन और आर्थिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है भाई। जो कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन और आर्थिक जो भी जितने भी वित्तीय कार्य हैं, आर्थिक कार्य हैं, उनके लिए जिम्मेदार हुआ करते थे, ठीक है ना। और मुख्य आयकर की बात करूं, आयकर मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये गांव स्तर के कर्मचारी हैं, ठीक है ना। तो मुख्य आयकर की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये बताओगे, ठीक है, ग्राम प्रधान एक मुख्य आयकर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम रेड्डी या गोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। लेखाकार जिसको करनम या सेना भोवा कहते हैं, चौकीदार, ठीक है, जिसको तेलैयारी, ठीक है ना, मुख्य आयकर बता रहा हूँ आपको। अन्य कार्यकर्ता जैसे कि भाई लोहार, कुम्हार, बढ़ई को कर मुक्त भूमि या अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता था, ठीक है ना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये मुख्य आयकर है, जो भी क्या है, जो कि स्थानीय स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर क्या कर पाते हैं भाई, प्रशासन में और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, बेसिकली प्रशासन में मदद करवाते हैं, ठीक है, आर्थिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, समझ आ गया। मुख्य आयकर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या है भाई, इन सबको कर मुक्त भूमि या अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता था, मतलब कर मुक्त भूमि दे दी जिसपे कर नहीं लगाया जाएगा, यानी और किसी प्रकार से भुगतान कर दिया जाता था इन आयकरों को, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो यहाँ पर आप बताओगे आयकर प्रणाली क्या है। और यह प्रणाली भाई 15वीं से 16वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र में फैल गई और स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, ठीक है ना। तो हम देखते हैं भाई, जब 15 to 16 सेंचुरी में जो है बिल्कुल तमिल जो एरिया था, ठीक है, दक्षिण का, वहाँ फैल गई और स्थानीय प्रशासन में रीजनल लेवल पर, ठीक है, क्षेत्रीय लेवल पर जो प्रशासन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये बन जाती है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद भूमि और राजस्व प्रणाली, प्रशासन की बात कर रहे हैं और राजस्व की बात ना करें, मतलब कि टैक्स सिस्टम की बात ना करें, क्योंकि टैक्स यानी प्रशासन के अंडर में ही आता है, ठीक है। अब आपको प्रशासन का मतलब अभी तक समझ नहीं आ रहा है, तो प्रशासन का मतलब होता है भाई, शासन किस प्रकार से किया जा रहा है उसे हम प्रशासन बोलते हैं, किस प्रकार से एक देश को संभाला जा रहा है, ठीक है, जितनी भी गतिविधि हो रही है उसको कैसे निपटा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम प्रशासन बोलते हैं, ठीक है। जितने मंत्री, जितने अधिकारी सब बैठे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बेसिकली प्रशासन के अंग है, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे जब विजयनगर की बात करें तो विजयनगर में किस प्रकार से प्रशासन चलाया जा रहा था, कौन कौन इसमें शामिल, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नायक की बात कर ली, आयकर प्रणाली की बात कर ली, ठीक है, नाडू की बात कर ली, उर्सभा की बात कर ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, भूमि और राजस्व प्रणाली किस प्रकार की थी विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है ना। तो देखो, भूमि स्वामित्व के प्रकार पहले बात करेंगे, ठीक है ना। तो भूमि और राजस्व प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम बात कर रहे हैं भाई भूमि की, ठीक है। तो भूमि स्वामित्व, भूमि स्वामित्व स्वामित्व मतलब होता है भूमि पर अधिकार, ठीक है ना। तो भूमि स्वामित्व के प्रकार होते थे, मतलब कि जिसके पास अधिकार है भूमि का उसके भी प्रकार हैं। जैसे कि अमरम एक भूमि होती थी, ठीक है,
जो कि क्या भाई नायकों को सैन्य सेवा के बदले दी गई भूमि थी। मैंने पीछे ही बताया भी आपको, ठीक है। इनको सैन्य सेवा के बदले एक राजस्व भूमि का अधिकार मिल जाता था, मतलब भूमि मिल जाती थी। तो अमरम क्या है, किसको दी जाती थी भाई, नायकों को दी जाने वाली भूमि को अमरम बोलते थे, ठीक है, जो कि इनको इनकी सैन्य सेवा के बदले दी जाती थी, ठीक है, समझ आ गया। तो इस पर भाई नायकों का अधिकार हो जाएगा, ठीक है, नहीं स्वामित्व हो जाएगा। मन्ने, मन्ने मतलब क्या है, ये ब्राह्मणों, मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को करमुक्त भूमि है, ठीक है ना। तो मन्ने क्या है भाई, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसको दी गई ये करमुक्त भूमि होती थी, ठीक है ना। तो बेसिकली इस पर क्या इनका नियंत्रण रहेगा, जो ये भूमि इनको दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद भंडारवाड़ा, ठीक है ना। तो राज्य के गांव जिनसे क्या है, किलो का रखरखाव होता था। तो भंडारवाला क्या है, ये राज्य के गांव है, ठीक है। तो जो राज्य के गांव है इसको भंडारवाड़ा बोल रहे हैं, ठीक है, जिनसे क्या है, जो किले हैं ना साम्राज्य के, उसकी रखरखाव होती थी, ये रखरखाव करते थे बेसिकली, ठीक है। तो ये भूमि स्वामित्व के प्रकार हैं, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि भूमि पर किसकी अधिकार है उसको लेकर डिवीजन, ठीक है, समझ आ गया। और भूमि राजस्व मुख्य आय का स्रोत था, ठीक है भाई, भूमि तो मैंने बता दी। अब जो टैक्स से वसूल रहे ना वो आय का एक प्रमुख स्रोत रहता है। यहाँ की बात कर ले चाहे कहीं की हम बात कर ले भाई, जो आय होती है वो कहाँ से होती है, सरकार की, ठीक है, वो होती है भाई टैक्स से, यानी कर से होती है, ठीक है, यानी कि राजस्व से होती है, ठीक है ना। समझ आ गया। वो राजस्व कैसे वसूला जा रहा है वो अलग अलग सिस्टम होता है सबका। लेकिन भाई पुराने टाइम पे नहीं, विजयनगर साम्राज्य के टाइम की बात कर ले और कोई साम्राज्य की मैं बात कर लूँ, तो वहाँ पर जो भूमि राजस्व होता है ना, कि भूमि से आने वाला कर, वो क्या है, एक मुख्य सोर्स होता है, ठीक है, एक साम्राज्य की आय का, जो कि आमतौर पर क्या उत्पादन का 1/6 भाग था, ठीक है ना। तो भूमि राजस्व जो कि विजयनगर साम्राज्य का है, इसका जो आय का मुख्य स्रोत भाई टैक्स है, यानी कर है, ठीक है, भूमि राजस्व है, जो कि आमतौर पर जो उत्पादन हो रहा है ना उस भूमि पर, ठीक है ना, वो कितना होता था भाई, मान लो जितना उत्पादन हुआ है ना उसका 1/6 क्या है उसको हिस्सा देना होता था, ठीक है, कर के रूप में, समझ आ गया। उस भूमि पर जितना उत्पादन हो रहा है उसका 1/6 हिस्सा देना होता था, ठीक है। हालांकि ये उपज की उर्वरता और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग भी होता था। अब ये नहीं है कि भाई इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। एक अगर तुमने पढ़ा होगा स्थायी बंदोबस्त करके था, ठीक है, उनको मतलब ही नहीं है कि भाई कितना भी भूमि पर फसल हो रही है या नहीं, उत्पादन हो रहा है या नहीं, उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिया था, ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम इन्होंने नहीं कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ये कर दिया कि भाई उपज की उर्वरता और क्षेत्र के अनुसार ये अलग अलग होता था, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1/6 हिस्सा फिक्स तो नहीं कर दिया, मतलब कि कहने का मतलब है कि वहाँ पर उर्वरता कैसी है, ठीक है, उस क्षेत्र का उत्पादन कितना हो रहा है उसके हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता था, ठीक है ना, समझ आ गया। तो यहाँ पर आप भूमि और राजस्व में बता सकते हो, ठीक है, इस हेडिंग में। उसके बाद मंदिरों की आर्थिक भूमिका की बात करें तो मंदिरों की आर्थिक भूमिका बहुत होती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मंदिर मंदिर क्या भाई साम्राज्य के प्रमुख भूस्वामी और आर्थिक केंद्र थे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। मंदिरों के कार्य की बात करें तो पहले तो आप यहाँ ध्यान रखो, ठीक है, जो मंदिर है ना, जो ये पूरा विजयनगर एम्पायर है उसके प्रमुख भूस्वामी, क्योंकि उनको भूमि के अधिकार दी जाते थे, ठीक है ना, आगे बताऊंगा आपको भी, ठीक है। और ये बेसिकली आर्थिक केंद्र थे, ठीक है, क्यों उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देवदाना गांव का प्रबंधन और उनकी आय का उपयोग ये करते थे, ठीक है ना। तो देवदाना गांव ये क्या है, देवदाना गांव का मतलब समझ सकते हो, एक भूमि यानी जिसको गांव बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या इन मंदिरों को ब्राह्मण यानी पुरोहितों को दे दी जाती थी, ठीक है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। तो देवदाना गांव एक तरह से क्या है, ये कर मुक्त भूमि है, क्या है ये, कर मुक्त भूमि है, ठीक है, समझ आ गया। तो देवदाना गांव का प्रबंधन करते थे मंदिर, ठीक है, जो कि इनको मिला है। देवदाना गांव मतलब एक ऐसी भूमि, ठीक है ना, एक भूमि जो कर मुक्त है, तो उसका प्रबंधन करना होता था, और इस गांव से जो भी आय हो रही है उसकी आय का उपयोग करते थे भाई मंदिरों को इम्प्रूव कराने में, और बहुत सारी चीजें हैं उसको ठीक कराने में इसका ये उपयोग करते थे, ठीक है। तो देवदाना जो भूमि है, जो देवदाना गांव है, उसका प्रबंधन करते थे और ऋण प्रदान करते थे, ये इनका कार्य है, ठीक है, मंदिरों का ऋण प्रदान करते थे और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देते थे, ठीक है ना। तो इनका काम है मंदिरों का, ठीक है, दर्शन करवाना काम नहीं होता था इनका, बहुत सारे काम है, क्योंकि ये भूस्वामी भी होते थे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये ऋण प्रदान भी करते थे, ठीक है, क्योंकि मंदिरों से मंदिर आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी, जहाँ मंदिर वहाँ मुख्य वही मेनली आर्थिक केंद्र है, ठीक है, वहाँ पर आपने देखो कितने लोगों को रोजगार मिलता है उस साइड। तो ऐसे ही था भाई, तो ये भूस्वामी होते थे, तो यहाँ से जो भी आय हो रही है, ठीक है, उसका उपयोग ये करते थे, और लोन भी दे देते थे, ठीक है भाई, लोगों को ऋण प्रदान भी कर देते थे, और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी काफी ये दिया करते थे, ठीक है भाई, समझ आ गया, मंदिरों के कार्य बता रहा हूँ मैं।
और पूजा के लिए वस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई जितना भी यूज़ करते थे उस आय का, ठीक है, उसका प्रबंधन करने के लिए, मंदिरों को ठीक करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर कोई जरूरत है तो उसको खरीदने के लिए, लोन देने के लिए, सबका यूज़ करते हैं जहाँ से वहाँ से जो आय हो रही है, ठीक है। तो पूजा के लिए वस्त्र खरीदना, अन्य सामान खरीदना इनका काम होता था। और सिंचाई और बुनियादी ढांचे में निवेश करना, ठीक है। जो सिंचाई की है, ठीक है, और जो बुनियादी ढांचा है ना उसमें, मतलब कि बुनियादी ढांचा किसका, जो वहाँ पे जो मंदिर है, ठीक है, उस भूमि में कुछ कराना है तो उसको जो बुनियादी ढांचा है ना उसमें निवेश करना होता था, ठीक है, समझ आ गया, उसमें निवेश किया जाता था। तो ये मंदिरों के कार्य होते थे भाई, इनको ये सब करना होता था, ठीक है, समझ आ गया। और जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे तिरुपति और श्री रंगम जैसे जो मंदिर है धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे, ठीक है। आर्थिक केंद्र में बोल रहा हूँ ना कि भाई एक ये पर्टिकुलर एरिया है या मंदिर केंद्र बन गया आर्थिक, मतलब कि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ कुछ ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर लोगों को रोजगार ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पर कह सकते हैं भाई प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो वही बोला गया है भाई, जो तिरुपति है और जो श्री रंगम मंदिर है, ठीक है ना, ये धार्मिक और आर्थिक गतिविधि का क्या बन गए थे भाई, केंद्र बन गए थे, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, उसके बाद सार्वजनिक कार्य और आर्थिक नीतियाँ, ठीक है ना। क्या बोला गया भाई, सार्वजनिक कार्य और आर्थिक नीति, इसमें आप क्या बताओगे, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, हमारा प्रशासन का ही चल रहा है, ठीक है ना। तो राज्य ने क्या करा भाई, सिंचाई और अन्य परियोजनाओं में निवेश किया, ठीक है ना, मतलब कि सार्वजनिक कार्य में निवेश किया, क्योंकि सिंचाई हो गया, ठीक है, जो अन्य परियोजना है इसमें क्या होता है, एक सार्वजनिक कार्य होता है, ठीक है, क्या होता है, एक पब्लिक फंक्शन होता है, मतलब पब्लिक के लिए काम करना होता है, ठीक है। तो राज्य ने सिंचाई हो गया और जो बाकी परियोजना है, ठीक है, तो उसमें निवेश कर जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो, ठीक है। और आपको पता है भाई कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी तो उनको कर भी उतना अच्छे से ही मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और विभिन्न व्यवसायों, संपत्तियों और परिवहन पर कर लगाकर लगाए गए, जो कि एक संगठित कर प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। जब हम सार्वजनिक कार्य और इनकी आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, मतलब कि आय को बढ़ाने के लिए ये कौन कौन सी नीतियां बना रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी ये नीतियां बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे भाई आर्थिक नीतियां। तो राज्य ने सिंचाई की परियोजना चलाई, ठीक है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो जाए, उनको यहाँ से टैक्स मिलेगा, आपको पता है, ज़्यादा कर मिलेगा। और जो विभिन्न व्यवसाय हैं, संपत्तियां हैं और जो परिवहन है उस पर इन्होंने कर लगाया, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, जो इनको भाई ज़्यादा कर मिलेगा, ठीक है, मतलब पैसे इनकी आय में वृद्धि होगी एक साम्राज्य की। तो इससे क्या होगा, एक संग तो इस समय क्या पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य में एक संगठित क्या थी, कर प्रणाली भी थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने आर्थिक नीति भी अच्छे से बना रखी थी। तो हमें दिखता है भाई प्रशासन में इन्होंने कितना अच्छे से कर रखा था, ठीक है, एक अच्छे तरीके से किस प्रकार से प्रशासन चला रहे थे, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना भाई, समझ आया कि विजयनगर साम्राज्य आज आप पूछे और उससे प्रशासन के बारे में पूछे तो आप सब लिख देना, ठीक है, नायक के बारे में, आयकर प्रणाली, मंदिरों की भूमिका, क्योंकि सब प्रशासन में पार्ट है भाई, ठीक है। जो कहीं ना कहीं रोजगार फलाना ढिमकाने सब जो दे रहे हैं ये, ठीक है ना, मैंने जितना भी आपको बताया ये सब क्या होता है, ये सब भाई आपका होता है भाई प्रशासन में आता है, ठीक है ना। आप अपने आसपास देख सकते हो, आप जो अपने आसपास देख रहे हो ना, जो काम चल रहा है ये सब प्रशासन का पार्ट है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से देश में काम चल रहा है, गतिविधियां हो रही हैं, शासन किस प्रकार से चल रहा है, तो प्रशासन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब अगला देखते हैं, ठीक है, कि मुगल राजपूत संबंधों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है ना। मुगल, आपको पता भाई इस टाइम आपकी जो ये बुक है ना BHIC 133, आपको इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, मुगल के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको मैं डिटेल में तो मतलब कि हर एक कब कौन सा वंश है ये नहीं बताने वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना उसी की बात हम कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन कई बार ये आता है आपका कि मुगल राजपूत संबंधों का वर्णन कीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, तो मुगल साम्राज्य और राजपूतों के संबंध की मैं बात करूं तो जो संबंध है भाई वो आपसी सहयोग, सम्मान और संघर्ष पर आधारित है। मतलब कि इनके जब हम संबंध के वही पढ़ते हैं ना तो हमको तीनों चीज़ देखने को मिलती है, सहयोग भी देखने को मिलता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन संघर्ष भी देखने को मिलते हैं, भाई संघर्ष भी इनके आपस में, तो ये भी देखने को भी मिल जाता है। तो इन तीन इनके जो संबंध है राजपूत और मुगल साम्राज्य के, इन तीनों से ही मिक्स मिक्स रूप है, ठीक है, इनका समझ आ गया। और बात भी करेंगे भाई कैसे मैं तीनों वर्ड बोल रहा हूँ, आपसी सहयोगी बोल रहा हूँ, सम्मान नहीं बोल रहा हूँ, संघर्ष पर आधारित है, तो उसको भी आगे हम बात करेंगे। और अकबर के शासनकाल में ये संबंध मजबूत हुए, ठीक है, जब अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर के शासनकाल में संबंध और मजबूत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना कमेंट करना है, क्या करना है, आपको बताना है कि कौन कौन से मुगल शासक हुए हैं, ठीक है, आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है, अगर आपको पता है तो। और मुगलों की जो स्थिरता में राजपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुगल टिके हुए थे शासन में तो इसमें राजपूतों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो मुगल साम्राज्य के और राजपूत के बीच में संबंध बताना है आपको, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भूमिका बतानी पड़ती है, ठीक है, आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है आपको, ठीक है, समझ आ गया।
आगे देखो, तो पहला संबंध हम बता रहे होते हैं, तो पहला यहाँ पर हेडिंग आप बनाओगे सहयोग और वैवाहिक संबंध, ठीक है। तो उन्होंने सहयोग और वैवाहिक संबंध बनाए, किस प्रकार से बनाए उसकी हम बात करते हैं। तो देखो, पहले हम बात करेंगे अकबर की नीति इसमें। तो अकबर ने भाई क्या करा, राजपूतों को अपनी तरफ करने के लिए वैवाहिक संबंध बना लिए, ठीक है। समझ रहे हो, अकबर की नीति, उन्होंने क्या करा भाई, राजपूतों को करा अपनी तरफ करने के लिए, उन्होंने वैवाहिक संबंध बना दिया। अब कैसे, तो अकबर ने क्या करा भाई, आमेर की जो राजकुमारी है ना जोधाबाई से विवाह कर लिया, ठीक है ना। तो जो अकबर 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 क्या है, मुगल है, मुगल शासक है। तो अकबर ने क्या करा भाई, आमेर की जो राजकुमारी है जोधाबाई, जो कि एक राजपूत है, उनसे विवाह कर लिया। तो इन्होंने क्या करा भाई, राजपूतों को अपनी तरफ करने के लिए उन राजपूतों से वैवाहिक संबंध बना लिए, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा। उस और कई राजपूत राजाओं को मुगल सेना और प्रशासन में उच्च पद दिए गए, ठीक है ना। तो कई जो राजपूत राजा थे उनको मुगल सेना हो गया और प्रशासन में उच्च पद दिए गए, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई, सहयोग और वैवाहिक संबंध किस प्रकार से बना रहे हैं। अब इनके संबंध की हम बात करेंगे तो ये सब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और राजा मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल जैसे जो राजपूत अकबर के दरबार के महत्वपूर्ण सदस्य बने, ठीक है ना। तो ये सब क्या है भाई, अकबर के जो शासन में दरबार में एक इंपॉर्टेंट सदस्य बने, ठीक है, मेंबर बने। तो आपको ये बता देना है, ठीक है। जब हम बात करेंगे सहयोग और वैवाहिक संबंध की, तो आपको बताना है किस प्रकार से राजपूत का सहयोग करा, ठीक है, राजपूतों ने किस प्रकार से इनका सहयोग करा। इन्होंने वैवाहिक संबंध में हम क्या बताएंगे भाई, अकबर की नीति बता देंगे। तो समझ आना चाहिए आपको, ठीक है, रटना कुछ नहीं है। उसके बाद स्वायत्तता का सम्मान। स्वायत्तता का मतलब होता है भाई ऑटोनोमी, ठीक है। ऑटोनोमी मतलब कि छूट, ठीक है ना। तो स्वायत्तता का सम्मान यानी कि मुगलों ने क्या करा भाई, राजपूत शासकों को उनके क्षेत्रों में स्वायत्तता दे दी, यानी कि छूट दे दी। ये नहीं कि भाई अपना उनका शासक आ गया, शासन आ गया तो वो पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेंगे, राजपूतों की जो जगह है वहां पर भी उन पे नियंत्रण कर लेंगे, उनको बिल्कुल भी छूट नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करा, ठीक है। तो मुगलों ने क्या करा, जो राजपूत शासक है, जो जिस क्षेत्र में राजपूत शासन चल रहा है, तो वहां पर उनको छूट दे दी, मतलब कि वहां पर उनको क्या अपने नियंत्रण में रखने के लिए, मतलब राजपूतों का नियंत्रण रहे, तो ऐसा उनको मतलब वो राज कर सके, तो उनको इतनी छूट दे दी, ठीक है, स्वायत्तता दे दी। और उन्हें क्या भाई, मनसबदारी व्यवस्था के तहत प्रशासनिक और सैन्य भूमिकाएं सौंपी गई, ठीक है ना। अब जो मनसबदारी व्यवस्था है ना, ये आगे मैंने क्वेश्चन ले रखा है तो वही बता दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मनसबदारी व्यवस्था के तहत ना, ध्यान रख लो, एक मनसबदारी व्यवस्था होती थी जिसके तहत इनको प्रशासनिक और जो सैन्य भूमिका इनको सौंपी गई, किसको, इन राजपूत शासकों को, ठीक है। तो इनको प्रशासनिक और सैन्य की भूमिकाएं सौंपी गई, ठीक है, समझ आ गया। तो स्वायत्तता का सम्मान आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजपूत विद्रोह। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बात करी, यहाँ पर हमने सहयोग की बात करी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बात करी, यहाँ पर हमने बात करी भाई स्वायत्तता का सम्मान, मतलब कि आपस में एक दूसरे का सम्मान भी कर रही हैं, ठीक है। अब विद्रोह की हम बात करेंगे, नहीं भाई, सहयोग अपनी जगह है भाई, संबंध अपनी जगह बने, यहाँ पर इन्होंने विद्रोह भी कर दिया। तो कुछ राजपूत शासकों जैसे कि भाई मेवाड़ के महाराणा प्रताप हो गए, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर दिया। हमें क्या चाहिए भाई, आज़ादी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता चाहिए। तो इन्होंने भाई मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप है, उन्होंने क्या करा, मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर दिया। हालांकि अंततः ज्यादातर राजपूत राज्यों ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी, मतलब कि एग्रीमेंट कर लिया था, मतलब कि समझौता कर लिया था, ठीक है ना। बाकी संधि कर ली थी, बाकी जो विद्रोह तो करी था मैंने आपको बता दिया, बाकी लेकिन अधिकतर राजपूतों ने क्या करा, मुगलों के साथ संधि कर ली थी, ठीक है। तो ये आप बताओगे राजपूत विद्रोह में, ठीक है। संबंध की बात करेंगे तो सब बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव। तो मुगलों और राजपूतों के बीच संबंधों ने कला, वास्तुकला मतलब कि आर्किटेक्चर और संस्कृति में मेल जोल को बढ़ावा दिया, मतलब राजपूत और मुगल का आपस में कल्चर कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक सांस्कृतिक प्रभाव फैला, राजपूत मुगलों के कल्चर से प्रभावित हुए, ठीक है। और वो जो मुगल है वो राजपूतों के कल्चर से, राजपूत मुगलों के कल्चर से क्या भाई प्रभावित हुए। तो मुगलों और राजपूतों के बीच संबंधों ने कला को, वास्तुकला को, संस्कृति में मेल जोल को बढ़ावा दिया, और मुगल दरबार में राजपूत संस्कृति और परंपराओं का समावेश होता है, ठीक है। तो जो मुगल दरबार है वहाँ पर हमें राजपूत संस्कृति और परंपराओं का समावेश देखने को मिलता है। तो सांस्कृतिक प्रभाव भी रहा, तो कैसे मिला, लेकिन इनके जो संबंध है ना उसी वजह से, ठीक है। तो आप ऐसे बता दोगे, ठीक है, इनके बारे में समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो अब, एकता की व्याख्या कीजिए और एकतादार की क्या शक्तियां हैं और उसके कर्तव्य थे, ठीक है ना। तो आपको बताना भाई कि एकता सिस्टम क्या है बेसिकली, ठीक है, मतलब कि एकता की व्याख्या करनी है, और जो एकतादार है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो एकतादार की क्या शक्तियां था, क्या शक्तियां तथा कर्तव्य थे, ठीक है ना। बेसिकली आपको भाई उनके पावर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, और बेसिकली एकता है क्या, तो आपको ही बताना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एकता की व्याख्या करना फर्स्ट क्वेश्चन, शक्तियां क्या है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, और आपका
आपका जो भाई क्या है कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ आ गया भाई आपको। आगे देखो, तो पहले हम बात करेंगे भाई एकता की, ठीक है ना, ये एकता की व्याख्या हम करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो एकता प्रणाली क्या दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। तो बात आती है यार एकता प्रणाली मुगलों की थी या दिल्ली सल्तनत की थी, तो बेसिकली हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे इसमें। तो जो एकता प्रणाली है ना वो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली थी, यानी दिल्ली सल्तनत की थी, ठीक है ये। और यह प्रणाली शासकों द्वारा क्षेत्रीय राजस्व व्यवस्था, ठीक है, और सेना के संचालन के लिए विकसित की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखो जब हम बात करेंगे एकता प्रणाली की, ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई ये दिल्ली सल्तनत में की गई थी, ये क्षेत्रीय राजस्व व्यवस्था और सेना के संचालन के लिए बेसिकली लाई गई थी, ठीक है ना। यानी कि राजस्व व्यवस्था के लिए और सेना संचालन हो जाए, यानी कि राजस्व मिल जाए, ठीक है, और सेना का संचालन हो जाए, इसलिए एक सिस्टम लाया गया था, एकता प्रणाली लाई गई थी। और एकता शब्द का मतलब होता है राजस्व क्षेत्रीय आवंटन, ठीक है ना। और इसे एक अधिकारी या सरदार को सौंपा जाता था, ठीक है, मतलब जो एकतादार उसे हम कहेंगे, ठीक है, तो उसको ये सौंपा जा रहा है, ठीक है, राजस्व क्षेत्रीय आवंटन का सिस्टम जो है, ठीक है, उनको सौंपा जा रहा है, एक अधिकारी या सरदार को सौंपा जाता है, ठीक है। तो और जिसे क्या मुक्ति या वाली कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये राजस्व क्षेत्र का आवंटन है जिस अधिकारी को दिया जा रहा है, ठीक है, या जिस सरदार को दिया जा रहा है उसे मुक्ति या वाली कहते थे, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो यहाँ पर एकता है क्या उसकी बेसिकली मैंने बात करी है, ठीक है। अब इसके मुख्य विशेषता हमसे पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार मैंने देखा है कि एकता क्या है और एकता की विशेषताएं बताइए। तो मैंने विशेषता भी लिखी है, उनकी शक्तियाँ भी लिखी है, कर्तव्य भी लिखे हैं, आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी विशेषता बता देता हूँ। तो राजस्व का संग्रह करना, ठीक है, मतलब राजस्व क्षेत्रीय आवंटन यानी कि क्षेत्र लेवल पर या जो राजस्व का आवंटन करना मतलब लेना है, ठीक है, तो वो उसकी विशेषता है, ठीक है ना, बेसिकली एकता की। तो राजस्व मुख्य विशेषता क्या है, राजस्व को संग्रह करना है, एकता के माध्यम से क्षेत्रीय राजस्व इकट्ठा किया जाता था, ठीक है, मैंने वही तो बताया, क्षेत्रीय राजस्व आवंटन का मतलब क्या है, क्षेत्रीय राजस्व को इकट्ठा करना। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, राजस्व संग्रह करना, ठीक है। उसके बाद स्थानांतरणीय प्रणाली, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, एकता किसी व्यक्ति का स्थायी अधिकार नहीं होता था कि मतलब कि ये व्यक्ति है तो यहाँ से राजस्व क्या कर सकता है भाई, आवंटन कर मतलब कि ले सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा भाई ये परमानेंट नहीं होता था, मतलब एकता किसी व्यक्ति का स्थायी अधिकार नहीं होता था, ठीक है ना। इसे क्या है हर 3-4 साल में बदल दिया जाता था, ठीक है ना। जो ये मुक्ति है या वाली है, ठीक है, बेसिकली उसको इक़्तिदार मैं कह लूँ, ठीक है, तो वो क्या है उसको 3 से 4 साल में बदल दिया जाता था, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो उसकी जगह वो दूसरा आ जाता था, ठीक है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का स्थायी अधिकार नहीं है एकता मतलब कि राजस्व संग्रह करने का, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अभी विशेषता ही चल रही है हमारी, उसके सैन्य जिम्मेदारी। तो एकता धारकों को सेना का रखरखाव भी करना होता था, ठीक है, जो एकता धारक है ना तो उसको क्या है भाई वो रखरखाव भी करना होता था। और सुल्तान की सेवा, एकता धारकों को क्या है सुल्तान के प्रति निष्ठावान भी रहना पड़ता था, ठीक है, जो एकता धारक है ना, ठीक है, तो उसको क्या है भाई सुल्तान के प्रति निष्ठावान और उसकी सेवा भी करनी पड़ती थी, ठीक है ना। अब इक़्तिदार की शक्तियों की हम बात करेंगे भाई कि इनकी पावर्स क्या क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या है, ठीक है। तो राजस्व संग्रह, ठीक है ना। तो इक़्तिदार को अपने क्षेत्र से कर वसूलने का अधिकार होता था, भाई शक्तियों में तो आएगा ही, ठीक है। तो इक़्तिदार अपने क्षेत्र से क्या कर सकता था भाई, कर वसूल सकता था, ठीक है, समझ आ गया। जो एकता धारक है, ठीक है, उसकी विशेषता मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो राजस्व संग्रह कर सकता अपने क्षेत्र से। उसके बाद प्रशासनिक नियंत्रण होता था, अपने क्षेत्र में एक कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है ना भाई। हम बात करेंगे इक़्तिदार की, तो इक़्तिदार जो है ना अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखेगा, ये इसकी शक्ति थी, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सैन्य बल का प्रबंधन, तो अपने क्षेत्र में सैन्य बल का गठन करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, मतलब कि ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो सैन्य बल का प्रबंधन मतलब कि सैन्य बल को संभालना, उसको मैनेज करना। तो क्या करेगा भाई अपने क्षेत्र में सैन्य बल का गठन करेगा, ठीक है, एक सेना का गठन करेगा और उन्हें ट्रेनिंग भी देगा, ठीक है, ये इसका शक्ति होती थी। उसके बाद सुल्तान को रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो इक़्तिदार को सुल्तान को रिपोर्ट देना होता था, ठीक है, और आदेशों का पालन भी करना होता था, ठीक है भाई, इसकी शक्ति मैंने बता दी। तो ये क्या इक़्तिदार को सुल्तान को रिपोर्ट भी करना होता था और आदेशों का पालन भी इसको करना होता था, ठीक है ना। तो ये सब समझ के शक्ति में आप ये सब बता सकते हो। बेसिकली शक्ति तो यहाँ तक है, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इक़्तिदार को सुल्तान को रिपोर्ट देनी है, ठीक है, उसके आदेशों का पालन भी करना है। अब इसे कर्तव्य की हम बात करेंगे। तो पहला भाई सुल्तान को राजस्व, ठीक है ना, यानी कि जो मतलब कि सुल्तान को राजस्व देना, ठीक है ना। तो इक़्तिदार को सुल्तान को राजस्व का शेष भाग
भेजना पड़ता था, ठीक है ना। तो क्या बताया भाई मैंने, तो पहला कर्तव्य क्या है, इन्होंने राजस्व इकट्ठा तो कर लिया, तो जो इक़्तादार है ना उसको सुल्तान को राजस्व का जो शेष हिस्सा है, ठीक है, वो देना पड़ेगा, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है। अपने क्षेत्र में इन्होंने कुछ टैक्स लिया, ठीक है, कुछ अपने यूज़ के लिए रख ले होंगे, फिर कुछ बचा हुआ शेष भाग इनको देना होता था, ठीक है ना। उसके बाद सैन्य सहायता, युद्ध के समय सुल्तान को सेना उपलब्ध करानी होती थी, ठीक है। यानी कि जब युद्ध युद्ध हो गया, मान लो सुल्तान के साथ युद्ध हो गया किसी दूसरे सुल्तान के साथ, ठीक है, राजा के साथ, तो ऐसे में क्या करना होगा भाई, तो इसको युद्ध के समय पर सुल्तान को क्या सेना उपलब्ध करानी होती थी, ठीक है ना। मैंने बोला ना सेना का संचालन करने के लिए और राजस्व वसूलने के लिए बेसिकली एक तो सिस्टम लाया गया था, ठीक है ना। आगे देखो, उसके बाद प्रजा की रक्षा, तो इक़्तादार को प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी भी होती थी, मतलब कि अपने जिस एरिया में मान लो कि जो एक सिस्टम लागू हो रखा है, तो एक एरिया में जो उसका एरिया में जो भी प्रजा आ रही है, ठीक है, बेसिकली तो उसको क्या है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती थी। उसके बाद केंद्र के आदेशों का पालन करना होता था, तो सुल्तान के निर्देशों का पालन करना होता था, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार शक्ति में हमने ये पढ़ा और हमने विशेषताओं में भी ये देखा, कर्तव्य में भी यही देखा, नहीं भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तीनों में, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा तीनों चीज़ें ऐसे ही लिखनी है आपको, ठीक है ना। आपने देखोगा वर्डिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन हल्की फुल्की आपको हेडिंग सेम दिखेगी, अलग भी दिखेगी। तो अब क्वेश्चन आ जाए एकता की व्याख्या करो, ठीक है, इसकी विशेषता आपसे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे चाहे शक्तियाँ पूछ रही एकतादार की और आपसे इनके कर्तव्य पूछ ले, तो आपको यही सब बताना है, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, अब हम बात करते हुए मुगल वास्तुकला की, ठीक है ना, यानी कि मुगल आर्किटेक्चर। तो मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो आपको क्या बताना है भाई, जो मुगल वास्तुकला है तो वो कैसी है, मतलब की विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो, तो मुगल वास्तुकला क्या भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जब हम बात करेंगे भाई भारतीय कला की, उसमें मुगल वास्तुकला का जिक्र जरूर आता है। तो मुगल वास्तुकला जो है भारतीय वास्तुकला या भारतीय कला की एक महत्वपूर्ण अध्याय हम कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, पार्ट है, ठीक है, जो भारतीय इस्लामिक, मतलब कि भारतीय इस्लामिक फारसी और मध्य एशियाई शैलियों का मिश्रण है। जो मुगल वास्तुकला है ना, वो क्या है भाई, भारतीय इस्लामिक फारसी और जो मध्य एशियाई शैलियाँ हैं उसका मिश्रण है, ठीक है, समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूँ मैं। तो मुगल वास्तुकला एक के मिश्रण है भाई इन सब शैलियों का, और ये 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई है, ठीक है। कब हुई भाई, 16 से लेकर 18, ठीक है ना। तो इस शताब्दी के बीच विकसित हुई है मुगल वास्तुकला, ठीक है। और भव्यता, ठीक है, संतुलन और उत्कृष्ट सौंदर्य शास्त्र के लिए जानी जाती है, ठीक है। जब हम बात करें ना मुगल वास्तुकला की, तो अपनी भव्यता के लिए, संतुलन के लिए और उत्कृष्ट सौंदर्य शास्त्र के लिए जानी जाती है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गुम्बद, आपने गुम्बद कई बार देखा होगा, ठीक है, एक ऊपर से ऐसा होता है, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है आपको। देखो, तो मुगल वास्तुकला में क्या डबल डोम का उपयोग किया गया था, मतलब कि डबल डोम का मतलब है गुम्बद, ठीक है ना। डोम का मतलब क्या होता है, गुम्बद। बहुत से आप हुमायूं के मकबरे में गए होंगे, ठीक है, और आप बहुत सी जगह पे आप गए होंगे जहाँ पे आपको गुम्बद देखने को मिलता है। गुम्बद क्या होता है, बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर ऊपर होता है, ठीक है, ठीक है। बहुत मतलब कि आप कहीं भी जाओगे, किसी आप जगह पे घूमने जाओगे जो कि मुगल टाइम से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपने देखोगे ऐसे एक स्ट्रक्चर सा बना होता है, ठीक है। उसी ऐसे मैं मकबरे की बात करूँ तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है उन्हीं में, ठीक है ना। तो उसी को हम गुम्बद बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये गुम्बदों को ऊंचाई और भव्यता प्रदान करता था, ठीक है ना, ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो मुगल वास्तुकला में डबल डोम का उपयोग किया गया, जिसमें क्या है, अंदरूनी और भारी गुम्बद की जगह रखी जाती थी, ठीक है, मतलब कि अंदरूनी गुम्बद में और भारी गुम्बद के बीच एक गैप होता था, जगह रखी जाती थी, ठीक है। और ये गुम्बदों को ऊंचाई और भव्यता प्रदान करता था। उदाहरण के लिए हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना, और ताजमहल। तो आप जब जाओगे ताजमहल या हुमायूं के मकबरे में जाओगे, तो आप देखना आपको एक अलग से जो शेप दिखेगी ना ऐसी, वो उसको गुम्बद बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल डोम सिस्टम का यूज़ करते थे, गुम्बद का यूज़ करते थे। तो मुगल वास्तुकला में डबल डोम का उपयोग किया है, जिसमें जो अंदरूनी और जो भारी गुम्बद है, ठीक है ना, यानी बाहर का और अंदर का, उसके बीच में जगह रखी जाती ताकि एक भव्यता मिले, ठीक है ना, सुंदर लगे देखने में, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद चार बाग शैली, ठीक है ना। तो मुगलों ने क्या करा भाई, फारसी चार बाग उद्यान शैली का विकास किया, ठीक है। तो मुगलों ने क्या करा भाई, जो फारसी जो लोग हैं उनकी जो चार बाग शैली है उसका और विकास करा, ठीक है। तो ये चार बाग उद्यान शैली है क्या, इसको हम चार बाग शैली भी कह देते हैं। तो चार बाग शैली का मतलब है चार भागों में बांटा
बटा बगीचा, ठीक है ना। बगीचे को 4 हिस्सों में बांट दिया तो उसको हम बोलते हैं चार बाग शैली, ठीक है। ये बगीचे क्या, वही बगीचे इमारतों को एक संतुलित रूप देते थे, ठीक है ना। तो ये बगीचे को और इमारतों को एक संतुलित रूप देते थे, ठीक है। इस चार बाग शैली की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए जो शालीमार बाग है, ठीक है ना, कश्मीर में, और हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना। आप तो ध्यान रखना भाई, चार भाग शैली क्या है, जो बगीचा है उसको चार भागों में बांट दी ताकि क्या है, बगीचों और इमारतों को एक संतुलन रूप दे सके और देखने में अच्छा भी लगे, ठीक है ना। तो वास्तुकला में आप ये बताओगे, यहाँ पर शालीमार बाग जो कश्मीर में है और हुमायूं का मकबरे का एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हो, जिसमें क्या चार बाग शैली का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद भव्यता और विशालता, ठीक है ना। तो मुगल वास्तुकला में ये सब हमें देखने को मिलता है। तो मुगलों की इमारतें भव्य और विशाल बनाई जाती थी, ठीक है। तो मुगलों की इमारतें हो गई भाई, वो भव्य और भाई बड़ी बड़ी तो होती थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आगरा का किला हो जाएगा, ठीक है, और लाल किला, ठीक है। तो समझ रहे भाई, लाल किला आपने देखा होगा। तो वहाँ पर ही आपको भव्यता और विशाल तो जरूर देखने को मिलती, क्योंकि काफ़ी अपने साइज में बड़े भी होते थे, ठीक है, और देखने में भव्य तो लगते ही थे, ठीक है, मतलब कि अद्भुत लगते थे देखने में। तो भव्यता और विशालता इनकी वास्तुकला की क्या है, विशेषता है। उसके बाद सामग्री का चयन। तो जो जब ये बना रहे हैं ना किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली सामग्री का चयन कर रहे हैं। तो ये लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोग ये करते थे, ठीक है ना। लाल किला हो गया और ताजमहल इसके उदाहरण है भाई, आपने देखा होगा ताजमहल में तो संगमरमर का यूज हो रखा है, ठीक है। तो वही है, तो सामग्री का चयन बड़े ध्यान से करते थे भाई, ठीक है, जिससे भव्यता है, ठीक है, सुंदर लगे देखने में। तो ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करते थे। जैसे एग्जाम्पल में आप लाल किला देख सकते हो, ताजमहल का आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद समरूपता और संतुलन, ठीक है ना। इसमें आप क्या बताओगे, तो इमारतों के डिजाइन में एक संतुलन होती है और समरूपता का विशेष ध्यान रखा गया है। समरूपता मतलब होता है समान रूप, ठीक है ना। मतलब जो भी इन्होंने एक इमारत बनाई है, ठीक है, तो उसमें डिजाइन में एक संतुलन होगा, ठीक है, और एक समरूपता देखने को मिलेगी। अब जब आप ताजमहल जाकर देखते हो तो उसमें भी हमें एक समरूपता देखने को मिलती है। ताजमहल को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक समान रूप देखने को मिलता है ताजमहल में, चाहे ईंटों की बात करें, ठीक है, अलग अलग साइज की ईंटें नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इमारतों का चाहे डिजाइन हो, चाहे उसमें क्या हमें समरूपता का विशेष देखने को, मतलब समरूपता देखने को मिलती है। तो जब ये बना रहे थे इस चीज़ को, ठीक है, तो इमारतों के डिजाइन में उन्होंने संतुलन रखा और समरूपता का विशेष ध्यान रखा गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ताजमहल में पूरी समरूपता का अनुपालन किया गया है। ताजमहल जब जाके हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं लगता यार यहाँ पर यह बना दिया, यहाँ पर ऐसा कर दिया, हमें बिल्कुल एक अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, क्योंकि उसमें समरूपता का, समान रूप का काफ़ी ध्यान रखा गया है। कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने नहीं बना दिया है, ठीक है। तो समरूपता और संतुलन का ध्यान रखा गया है, ठीक है, समझ आ गया भाई। उसके बाद जटिल सजावट, ठीक है, तो इसमें आप क्या बताओगे, तो ये उनकी मुगल वास्तुकला की विशेषता ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जटिल सजावट का मतलब है भाई, ये दीवारों पर फूल हो गए, कुरान की जो आयत हो गई, ठीक है, और ज्यामितीय डिजाइनों की सुंदर नक्काशी की जाती थी, ठीक है। तो जो मुगल टाइम पे जो ये आर्किटेक्चर बनाते, मतलब कुछ भी बिल्डिंग वगैरह ये बना रहे हैं, ठीक है, तो जो उनकी दीवारें हैं वहाँ पर ये फूल, ठीक है, कुरान की जो आयत है, ठीक है, वो हो गया, कुछ और कुछ ज्यामितीय डिजाइन हो गया, मतलब कि ठीक है, ज्योमेट्री के कुछ डिजाइन हो गए, उसकी सुंदर नक्काशी करते थे। नक्काशी मतलब होता है दीवारों पर उत्कृष्ट कराना, ठीक है। खुद कह सकते हैं ना भाई, दीवार हमने मान लो दीवार है, ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ बनवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ऐसे खुद खुद कुछ डिजाइन बनाता है, ठीक है, तो उसको नक्काशी बोलते हैं हम, ठीक है ना। ऐसे नहीं बन जाएगी भाई तुम डिजाइन बना दोगे, नहीं, उसमें फूल बनाना है, कुछ ही बनाना है, तो उसको हमने क्या करना पड़ता, थोड़ा खोदना पड़ता है उसको, तब जाके वो डिज़ाइन बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इन्होंने नक्काशी करते थे। और संगमरमर पर क्या पच्चीकारी का व्यापक उपयोग हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। उदाहरण के लिए ताजमहल और फतेहपुर सीकरी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जहाँ पर क्या इस प्रकार की हमें सजावट देखने को मिलती है, ठीक है ना, समझ आ गया। पच्चीकारी का मतलब होता है, मान लो कि ऐसी चीज जो यूज में नहीं लाई जा रही है, ठीक है, पच्चीकारी की वस्तु हम बोलते हैं। तो संगमरमर पर क्या पच्चीकारी का उपयोग हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद धार्मिक और गैर धार्मिक इमारतें, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, तो धार्मिक इमारतें जैसे कि मस्जिद हो गया, मकबरे हो गए, ठीक है, जैसे जामा मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद गैर धार्मिक इमारतें में आपका महल आ जाएगा, ठीक है, किले आ जाएंगे, आगरा का किला आ जाएगा, फतेहपुर सीकरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या, धार्मिक इमारतें भी थी और गैर धार्मिक इमारतें में क्या है, इनकी वास्तुकला बटी हुई है, ठीक है, समझ आ गया। तो इमारतों की जब हम बात करते हैं तो भाई धार्मिक इमारतें भी आ जाती हैं और गैर धार्मिक इमारतें भी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं कि वास्तुकला का पार्ट है, ठीक है, समझ आ गया।
उसके बाद स्थापत्य का मिश्रण। तो मुगल वास्तुकला में क्या भारतीय और फारसी शैलियों का अद्भुत संगम था, यानी मिश्रण था। उदाहरण के लिए हुमायूं का मकबरा और दीवान ए खास, ठीक है ना, समझ आ गया। और एक दीवान ए आम भी होता था, ठीक है, दीवान ए आम, ठीक है भाई। दीवाने खास क्या होता है, जहाँ पर क्या है, जो खास लोग हैं, ठीक है, मुगलों के, तो वो यहाँ पर आके क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी, मीटिंग कर सकते थे। लेकिन दीवाने आम में क्या होगा, जो आम जनता है उनकी बात या वो भी आके के यहाँ पर शामिल हो सकते थे, ठीक है। ऐसी जगह आप कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पर एक दीवाने खास बोलते हैं, वहाँ पर केवल खास लोग आ सकते हैं, उनके करीबी आ सकते हैं, और दीवाने आम में एक आम जनता भी शामिल हो सकती है इस जगह पर, ठीक है ना। तो स्थापत्य का मिश्रण में देखने को मिलता है यहाँ पर भारतीय और फारसी शैलियों का अद्भुत संगम था, मिश्रण देखने को मिलता है इनकी वास्तुकला में। उदाहरण के लिए हुमायूं का मकबरा ले लो और दीवाने खास ले लो आप, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आप ये बता सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो स्थापत्य का मिश्रण हमें देखने को मिलता है इनकी वास्तुकला में, ठीक है। उसके बाद जल प्रबंधन और संरचनाएं, ठीक है। तो इमारतों में जल संरचनाएं जैसे कि फव्वारे, कुंड, ठीक है, नहरें शामिल थी, ठीक है। जब इमारतों की बात करेंगे तो उनमें काफ़ी जल संरचनाएं भी देखी जाती है, फव्वारे का उपयोग, फव्वारे बना रखे थे, ठीक है, कुंड हमें देखने को मिलते हैं, नहरें वही शामिल हैं। उदाहरण के लिए फतेहपुर सीकरी का जल प्रबंधन, ठीक है। जब हम फतेहपुर सीकरी का जल प्रबंधन देखेंगे तो हमें ये सब देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से जल का प्रबंधन कर रखा है, ठीक है, संरचनाएं बना रखी हैं, तो संरचनाओं में ये सब आ जाएगा, ठीक है। और प्रबंधन किस प्रकार से कर रखा मैंने बता ही दिया है, ठीक है। मतलब कि जल प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि जल कहीं वेस्ट ना हो, तो उसका प्रबंधन के लिए कुछ संरचनाएं बनाई जाती हैं, तो उन्होंने बना दी थी, ठीक है। ये अपनी जब कुछ भी इमारतें बना रहे तो उसमें बेसिकली जल प्रबंधन का और वहाँ पे जो संरचनाएं बनानी अलग अलग, उसका विशेष ध्यान यहाँ पर ये रखते थे, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि भारत में चिश्ती सिलसिले के विकास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो आपको पता है काफ़ी सिलसिले हुए हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली चिश्ती के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि चिश्ती सिलसिला आपके एग्जाम में बहुत बार आया है और इस बार भी आने के चांस है, ठीक है। तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला है उसके विकास के ऊपर आपको वही शॉर्ट नोट लिखना है, चर्चा करना है, ठीक है, छोटा डिस्कशन करना है। और भारत में इसकी लोकप्रियता क्यों है, ठीक है ना, यानी कि भारत में इसकी लोकप्रियता के क्या कारण है, बेसिकली इसके ऊपर बात करनी है। तो समझ आ गया भाई चिश्ती सिलसिला का विकास कैसे होता है और इसकी लोकप्रियता के क्या कारण है भारत में, तो इसकी बेसिकली में बात करनी है, तो देखते हैं। तो पहले चिश्ती सिलसिले की बात कर लेते हैं। तो चिश्ती सिलसिले का जो भारत में विकास है वो 12वीं शताब्दी में हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के साथ शुरू हुआ, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे चिश्ती सिलसिले का, भारत में जो विकास हुआ है, ठीक है, वो 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के साथ हुआ है, ठीक है। इन सब के ना चिश्ती लगेगा लास्ट में, ठीक है, तो इसको चिश्ती सिलसिला इसलिए बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और उन्होंने क्या अजमेर में इस सिलसिले की नींव रखी, ठीक है, और सिलसिले के विकास को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अजमेर में इस सिलसिले की नींव रखी, ठीक है, समझ आ गया भाई क्या कह रहा हूँ मैं। और सिलसिले का ना बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं बात करूँ सिलसिला, ठीक है, सिलसिले का मतलब एक तरह से समझो कि एक जंजीर, ठीक है। जंजीर क्यों कह रहा हूँ भाई मैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, मान लो कि जो हमारा दरगाह पर जो बैठ रहा है, ठीक है, और जो शेख बैठ रहा है, ठीक है, जिसको हम पीर भी बोल देते हैं, तो वो क्या कर रहा है, जो उसका अनुयायी है, ठीक है, यहाँ पर जो शेख है, ठीक है, और जो उसका यहाँ पर अनुयायी है, ठीक है, जो उसका फॉलोवर है आप कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। मतलब कि एक भाई जंजीर यानी कि सिलसिला जो कि चलता जा रहा है, ठीक है, शेख के बाद जो इनके अनुयायी है ये भी क्या इस चीज़ को अनुसरण करते हैं, जो कि इनके कल्चर में इनके जो अनुयायी जो उनके शेख फॉलो कर रहे हैं वही चीज़ अपने अनुयायियों को एक तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है, चिश्ती सिलसिला पूरा चलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो चिश्ती सिलसिला कैसे चल रहा है भाई, ये खुद एक शेख होता है, ठीक है, जो अनुयायी है वो जैसे जंजीर से बंधा हुआ है, ठीक है, शेख के साथ, जो कि क्या एक अलग प्रकार की एक जो शक्ति है, कुछ भी आप कह सकते हो, वो अपने अनुयायियों में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से सिलसिला चल रहा है, ठीक है, इसको चिश्ती सिलसिला आपको बताना है, ठीक है। तो सिलसिला आपको समझ आ गया। तो सिलसिले के विकास के 2 चरण हैं, ठीक है, जब हम बात करेंगे चिश्ती सिलसिले की तो इसको 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो देखो, तो पहला चरण जो आता है ना ये 13वीं से 14वीं शताब्दी का है, ठीक है। जब हम चिश्ती सिलसिले की बात करेंगे इसके विकास की तो 2 चरणों में बात करते हैं। पहला चरण आता है भाई 13वीं से 14वीं शताब्दी का, ठीक है। तो देखो, तो स्थापना और विस्तार की बात कर लेते हैं पहले भाई, ठीक है। देखो, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में क्या सूफी परंपरा को स्थापित किया, ठीक है।
और सहिष्णुता और भाईचारे को की शिक्षा दी, ठीक है ना। सहिष्णुता क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सहिष्णुता का मतलब होता है ये नहीं कि अपने धर्म को सब कुछ मानना है, इसका मतलब होता है भाई दूसरे दूसरे धर्म का सम्मान, ठीक है, समझ आ गया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या करा भाई, अजमेर में क्या करा था भाई, अजमेर में जो दरगाह बनाई, ठीक है ना, यानी कि अजमेर में करा सूफी परंपरा को स्थापित किया, ठीक है ना। सूफिज्म कह सकते हैं हम, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सूफिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सूफिज्म को स्थापित किया, ठीक है, और सहिष्णुता और भाईचारे की इन्होंने यहाँ पर शिक्षा दी, ठीक है, समझ आ गया। और उनके शिष्य जैसे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, दिल्ली में सिलसिले का प्रसार किया, ठीक है ना। तो जो उनके शिष्य जैसे कि कुतुबुद्दीन यहाँ पर बख्तियार काकी है, इसने भाई दिल्ली में क्या करा, इस सिलसिले का प्रसार किया, समझ रहे हो। तो ये सिलसिला कैसे चल रहा है, ये सिलसिला भाई कैसे चल रहा है भाई, ये एक शेख हो गया, ठीक है, जो इनके गुरु आप कह सकते हो। उसके बाद ये इनके शिष्य, बेसिकली जो शिष्य हैं, जो अनुयायी है, वो इसका और प्रसार कर रहे हैं। तो सिलसिला ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं चिश्ती सिलसिले का विकास, वो कैसे हो रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसका स्थापना विस्तार, स्थापना जो मेरे के साथ शुरू हो जाती है, ठीक है। और इनका जो शिष्य है, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में सिलसिले का इन्होंने प्रसार किया, ठीक है ना। आगे देखो, प्रमुख संत की बात करूं भाई मैं, ठीक है ना, चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत की बात करूं तो यहाँ पर आप बताओगे बाबा फरीद, ठीक है ना। पंजाब में चिश्ती परंपरा को फैलाया, ठीक है, जो बाबा बरी फरीद है, इन्होंने पंजाब में इसको फैलाया, ठीक है। इनके जो पद है, ठीक है, इनके जो पद है ना वो आदि ग्रंथ में शामिल है, ठीक है ना। जो बाबा फरीद है, इनके जो पद हैं, ठीक है, वो किस में शामिल है, आदि ग्रंथ में शामिल है, ठीक है। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया तो काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो दिल्ली को चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र बनाया, ठीक है, इन्होंने भाई जो निजामुद्दीन औलिया है, इन्होंने दिल्ली को जो चिश्ती परंपरा है ना उसको एक मुख्य केंद्र बनाया। आपको पता होगा दिल्ली में भाई निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है, ठीक है। इनकी दिल्ली में क्या है भाई, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है, ठीक है। उनके शिष्य अमीर खुसरो ने इसे और प्रख्यात किया, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं कौन, अमीर खुसरो, ठीक है, आपने इनका नाम भी कई बार सुना होगा, ठीक है, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने क्या करा भाई, इसे और प्रख्यात किया, इसे और फेमस किया इस चिश्ती परंपरा को, ठीक है, समझ आ रहा है। अब पहला चरण तो हो गया भाई, पहले चरण मैंने क्या मैंने बात करी यहाँ पर, स्थापना की बात करी, ठीक है। इसका विस्तार कैसे हो रहा है, ठीक है, विस्तार दिल्ली में किसने करा, ठीक है, पंजाब में बाबा फरीद का क्या योगदान रहा, निजामुद्दीन औलिया ने क्या करा, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। संक्षिप्त में बोला है, ठीक है, अगर हमें विस्तार से बताना होता तो और भी चीज ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा चरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है ना, रहता है। तो दिल्ली से प्रसार, ठीक है, अब मैंने आपको बताया भाई जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है, उन्होंने दिल्ली को बेसिकली केंद्र बना दिया तो चिश्ती परंपरा का। अब दिल्ली से बाकी जगह भी प्रसार किस प्रकार से, वो उसके हम बात करेंगे ना। तो 1356 में चिराग ए दिल्ली की मृत्यु के बाद दिल्ली में सिलसिले का प्रभाव घटा, ठीक है ना। तो समझ आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, फिर तुगलक और सैयद काल के दौरान सूफी संत दक्कन, बंगाल और मालवा जैसे क्षेत्रों में फैल गया, ठीक है ना। तो दिल्ली से जब दिल्ली में इनका प्रभाव घटने लग गया तो ये क्या करे भाई, तो तुगलक और जो सैयद काल है, ठीक है, तो उस टाइम पर फिर क्या हो गया भाई, ये बंगाल, ठीक है, दक्कन हो गया और मालवा जैसे क्षेत्रों में इन्होंने ये फैल गया, ठीक है, मतलब दिल्ली से बेसिकली उन्होंने प्रसार करा, ठीक है। उसका दक्षिण भारत में विकास, तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, तो गेसुदराज, ठीक है ना। तो गुलबर्ग में सिलसिले को मजबूत किया जो ये व्यक्ति है, ठीक है, गेसुदराज, ठीक है, इन्होंने क्या करा भाई कि गुलबर्ग में जो कि दक्कन में है, ठीक है ना, गुलबर्ग में क्या करा भाई, इन्होंने इस सिलसिले को मजबूत किया और उनका मकबरा एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी बना, ठीक है। जो ये गेसुदराज है, इनका जो मकबरा वो एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल भी बना, ठीक है ना। तो समझ रहे हो यहाँ पर इन्होंने भाई जो दक्कन में किस प्रकार से इन्होंने, सेकंड चरण की बात कर रहा हूँ कि दक्षिण भारत में किस प्रकार से विकास हो रहा है चिश्ती सिलसिले का। तो पहला आप बताओगे गेसुदराज के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी में बीजापुर और शाहपुर हिलोक में चिश्ती परंपरा ने पुनरुत्थान किया, ठीक है, दक्षिण के एरिया है ये बीजापुर, शाहपुर हिलोक, ठीक है। तो इसमें क्या है, चिश्ती परंपरा ने फिर से क्या इसका पुनरुत्थान होता है, ठीक है ना। और दक्षिण भारत में समझ आ गया। अब उत्तर भारत की बात करूं, उत्तर भारत में इनका फिर से आपको पता है दिल्ली में इनका प्रभाव घटने लगा। तो उत्तर भारत में फिर से किस प्रकार से पुनरुत्थान हुआ, तो जौनपुर, रुदौली ये जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और बहराइच जैसे जो क्षेत्र में चिश्ती सिलसिला पुनः प्रचलित हुआ, यानी फेमस हो गया। तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई, ठीक है ना,
ने क्या भाई सहारनपुर क्षेत्र में सिलसिले का प्रचार करा, ठीक है। जो सहारनपुर इलाका है तो इन्होंने यहाँ पर क्या भाई इस सिलसिले का प्रचार करा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आप दो चरण में बता सकते हो, ठीक है, किस प्रकार से क्या है इसका विकास हुआ है, ठीक है। स्थापना से लेकर दो चरणों में पूरा बता देना है आपको किस किस का क्या योगदान रहा दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, समझ आ गया भाई। आगे देखते हैं। अब भारत में इस सिलसिले के लोकप्रियता का कारण क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस चीज़ की हम बात करेंगे कि भाई क्यों फेमस है ये, ठीक है, कि जैसे सिलसिला इतना लोकप्रिय कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि पहला आप रीजन यहाँ पर बताओगे सामाजिक क्या है ये भाई समरसता, ठीक है ना। यानी कि ये तरह से क्या भाई ये जाति धर्म के बीच में बिल्कुल भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है ना। तो सामाजिक समरसता, ठीक है, तो हम क्या बताओगे भाई चिश्ती संतों ने जाति धर्म और वर्ग भेद से परे सभी को साथ जोड़ा, ठीक है ना। उन्होंने भाईचारे की शिक्षा दी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ये सहिष्णुता को मानते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो बेसिकली उन्हें क्या भाई सामाजिक समरूपता आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप समानता की बात कर सकते हो, समरसता की जगह आप यहाँ पर समानता लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो इच्छा हो आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो समानता से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो चिश्ती संतों ने जाति धर्म और वर्ग भेद से परे क्या करा सभी को एक साथ जोड़ा, जब भी तो फेमस हो रहा है भाई, ठीक है। उनका जो लंगर सभी के लिए खुले थे, ठीक है, ये लंगर की भी आपको पता होगा, ठीक है, अपने पढ़ना छोटी क्लास में भी आ रखा है इस चीज़ के बारे में, चिश्ती सिलसिले के बारे में। तो वहाँ पर जो ये शेख होते थे, ठीक है, एक लंगर की व्यवस्था भी करते थे, ठीक है ना। तो इस लंगर के लिए भाई सभी ये नहीं भाई कि केवल जो सूफी लोग हैं वही आ पाएंगे, जो मुस्लिम वही आ पाएंगे, नहीं। जो जाति वात या कोई भेद नहीं करा इन्होंने, ठीक है। एक इंसान होना चाहिए वो क्या है लंगर आ सकता है, ठीक है, खाने, ठीक है, जिससे क्या है वे समाज में प्रिय हो गए, ठीक है। तो इसलिए भाई फेमस हो गई है, ठीक है, इसलिए प्रचलित हुआ। धीरे धीरे जब प्रभाव घटने लगता है तो किस प्रकार से फिर से प्रचलित हुआ, ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया है ये, ठीक है। उसके बाद संगीत जिसको हम समावे बोलते हैं, तो संगीत को भक्ति और आध्यात्मिकता का माध्यम बनाया इन्होंने, ठीक है, जो समाज के हर वर्ग को आकर्षित करता था, ठीक है ना। तो दूसरा आप रीजन बताओ कि भाई संगीत का, ठीक है ना। तो उन्होंने संगीत को क्या भाई भक्ति का और आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का माध्यम बना लिया, ठीक है, जो कि हर एक समाज के हर एक वर्ग को क्या करता था भाई अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, ठीक है ना, अच्छा लगता था मतलब लोगों को, ठीक है। उसके बाद सहिष्णुता और परोपकार, ठीक है, इसके बारे में बता ही चुका हूँ वैसे तो संतों ने क्या कहा भाई सहिष्णुता भाईचारे और परोपकार को बढ़ावा दिया, ठीक है। सहिष्णुता का वर्ड का मतलब बता ही चुका हूँ, इन्होंने यहाँ पर भाईचारे का, ठीक है, परोपकार करना भाई एक दूसरे के ऊपर, इसका बढ़ावा दिया। और हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच जो संवाद स्थापित इन्होंने किया, ठीक है, जो ये भेदभाव जो एक अलग अलग मानते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एक अलग चीज़ है, तो इसको ना इन्होंने एक बैरियर ना मानकर इन्होंने क्या करा इन दोनों परंपराओं या दोनों धर्मों के बीच में क्या करा संवाद स्थापित करा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद सादा जीवन और ईश्वर भक्ति, ठीक है, इन्होंने क्या करा भाई कि चिश्ती संत जो है सादा जीवन जीते थे, ठीक है, और परोपकारी कार्य करते थे, ठीक है ना, समझ आ रहा है, जिससे समाज में उनकी जो छवि है वो आदर्श बने, ठीक है। जो चिश्ती संत है ना, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया की बात आ जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात आ जाए, तो बेसिकली सादा जीवन जीते थे और परोपकारी काम ये करते थे, ठीक है। आपको पता परोपकारी लंगर की व्यवस्था करना और सबके लिए उसको लागू करना, मतलब सब लंगर में खाना खा सकते हैं, ठीक है, तो सबके लिए खुले थे, एक परोपकारी कार्य है, ठीक है। ये तो ये परोपकारी कार्य करते थे जिससे समाज में उनकी छवि एक ये आदर्श बनी, ठीक है ना, उनकी जो छवि एक आदर्श बनी यानी कि एक इंस्पिरेशन बनी, ठीक है ना। उसके बाद आध्यात्मिकता और योग, तो ठीक है, और उन्होंने क्या करा भाई उन्होंने नाथपंथियों, ठीक है, और योगियों से संवाद किया, ठीक है, नाथपंथी, ठीक है ना, और योग के कुछ अभ्यासों को इन्होंने अपनाया, ठीक है ना। तो इससे भी क्या इनकी जो आध्यात्मिकता यानी योग से क्या हुआ ये फेमस हुए, ठीक है ना, इनकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ी, ठीक है ना। इन्होंने नाथपंथियों से और योगियों से संवाद किया, ठीक है, जो कि आध्यात्मिकता की ओर इनको और ले जाता आध्यात्मिकता की ओर, और उन्होंने योग के भी अभ्यास को इन्होंने अपनाया, ठीक है ना। समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो कि दिल्ली सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दिल्ली जो सुल्तान है, ठीक है, दिल्ली जो सुल्तान कह लो, दिल्ली सल्तनत के जो शासक है वो कह लो, कि जो दिल्ली के सुल्तान है भाई उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उस पर टिप्पणी बेसिकली आपको करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। तो दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर 1526 तक रहा, ठीक है, यानी कि दिल्ली पर जो शासक रहे, ठीक है, उसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं हम। तो 1206 से स्टार्टिंग होती है और 1526 तक इनका पतन होने लग जाता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मजबूत और काफ़ी केंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है ना। यानी कि केंद्रीकृत प्रणाली का मतलब है यानी कि
क्षेत्रीय स्तर पर सबको छूट दे रखी थी, नहीं, ठीक है ना। तो एक व्यवस्था मजबूत और केंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित थी, ठीक है ना, यानी कि केंद्रीकृत, केंद्र यानी सेंट्रल लेवल पर, यानी कि सबसे सुप्रीम पर कौन, राजा होता था, ठीक है, जो कि हर चीज लास्ट में, चाहे वो जुडिशरी का काम है न्याय देना है या नहीं देना है, ठीक है, मतलब कि उसको ये सजा माफ करनी नहीं करनी, वो कौन डिसाइड करेगा, लास्ट सबसे ऊपर कौन बैठा, राजा ही डिसाइड करेगा बेसिकली। इसे हम कहते हैं कि सब कुछ केंद्रीकृत है, ठीक है। हाँ, निचले स्तर पर होंगे लोग, होंगे जो प्रशासन चला रहे होंगे, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा, राजा का होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कह रहे हैं भाई, केंद्रीकृत प्रणाली है, ठीक है ना, आधारित थी। और सुल्तानों ने भाई प्रशासन को सुचारू रूप से सजाने के लिए इस्लामिक परंपराओं के साथ साथ स्थानीय जो भारतीय परंपराएं हैं ना, उसको भी अपनाई। इन्होंने इस्लामिक परंपराएं भी अपनाई और जो स्थानीय परंपराएं हैं भारत की, उसको भी इन्होंने अपनाई, ठीक है ना। और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने राजनीति, राजस्व और सैन्य प्रणाली के सभी पहलुओं को समाहित किया, ठीक है। जिनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इन्होंने क्या करा भाई, राजनीति, राजस्व और जो सैन्य प्रणाली है, इनके जो सभी पहलू है उसको शामिल करा, ठीक है। समझ आ गया भाई। आगे देखते हैं। तो मुख्य विशेषताओं की बात करूं तो हम बात करेंगे भाई पहले केंद्रीय प्रशासन की, ठीक है, हमसे प्रशासन बोला है ना, तो हम बात करते हैं पहले केंद्रीय प्रशासन की, ठीक है। तो मुख्य विशेषता की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके प्रशासन की। तो सुल्तान राज्य का सर्वोच्च शासक था, मैंने बता दिया, ठीक है, सुप्रीम लीडर था। तो सुल्तान राज्य का सर्वोच्च शासक था और सैन्य प्रमुख होता था, ठीक है ना। तो केंद्रीय प्रशासन में आप ये बताओगे पहली चीज। और उनके अधीनस्थ मंत्री, जिसको हम वजीर कह रहे हैं, ठीक है, और अधिकारी, जिसको अमीर बोलते हैं, ठीक है ना, कार्य करते थे, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन सबसे टॉप पे कौन है भाई, सर्वोच्च शासक राजा होता है, ठीक है, सैन्य का प्रमुख होता है, इसके अधीनस्थ मंत्री काम करते हैं जिसको वजीर, और जो अधिकारी हैं उनको अमीर बोलते, जो कि कार्य करते थे, ठीक है ना, इनके अधीनस्थ के रूप में, ठीक है, समझ आ गया। अब मुख्य विभाग की बात करते हैं, मतलब कि अलग अलग विभाग बट रखे थे ना, उसके अलग अलग मंत्री होते थे, ठीक है। तो मुख्य विभाग कौन कौन सा, उसकी हम बात करते हैं। उसके बाद पहला हम बात करेंगे दीवाने वजारत, ठीक है, जो कि राजस्व और वित्त विभाग है, ठीक है ना। तो इसको संभालने के लिए लोग होते थे, ठीक है, मंत्री होते थे। तो मुख्य विभाग कौन कौन सा, उसी की हम बात करें। प्रशासन का मतलब है कैसे शासन चल रहा है, ठीक है। तो दीवाने वजारत करके होता था एक विभाग, जो कि राजस्व देखता था, और वित्त विभाग होता था जो कि राजस्व रिलेटेड, ठीक है, जो कुछ भी वित्तीय गतिविधियां उसको देखता था, ठीक है। उसके बाद दीवान ए अर्ज, जो कि सेना का प्रबंधन करता था, ठीक है, डिपार्टमेंट। उसके बाद दीवान ए इंशा, ठीक है, जो कि साहिब पत्राचार और प्रशासनिक आदेश कुछ देना है तो ये इसका काम होता था। और दीवान ए रसालत, ठीक है, जो विदेश मामलों और न्याय का कार्य ये बेसिकली करता था, ठीक है ना। ये सब डिपार्टमेंट है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेगा, सब चीज को लेकर वो राजा ही लेगा, ठीक है। समझ आ गया भाई, विदेश मामलों और न्याय का कार्य दीवान ए रसालत करता था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मुख्य विभाग, ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद अभी प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, मतलब कि जो इन्होंने इकाई बांट रखी है, प्रशासनिक इकाई कह रहा हूँ, जो प्रांतीय बांट रखे हैं, राज्य बांट रखे हैं, छोटे छोटे जो भी हैं। तो प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार से चला रहे हैं। तो सल्तनत को कई प्रांत यानी कि इक्ता में बांट रखा था, ठीक है, ठीक है ना। और जो इक्ता में बांटते मतलब कई प्रांतों का इक्ता में बांट लिया उसको, और वहां पर एक इक्तादार बना दे, जो कि इक्ता से यानी कि वहां पर क्या करेगा, क्षेत्र से क्या करेगा भाई, राजस्व को आवंटित करेगा, मतलब लेगा बेसिकली, ठीक है ना। तो सल्तनतों कई प्रांत यानी कि इक्ता में विभाजित कर रखा था, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रांत का प्रमुख मुक्ति या वाली होता था, ठीक है ना, समझ आ रहे हो कि जो इक्ता है ना उसका प्रमुख कौन होगा भाई, मुक्ति होगा, वाली होगा, ठीक है, समझ आ गया। और सल्तनतों को ये प्रांत यानी कि इक्ता में बांट रखा था, जहाँ से के कर ये वसूलते थे, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन ये होता था, ठीक है, समझ आ गया। मुक्ति का कार्य क्या हो जाएगा, राजस्व संग्रह करना, ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इक्तादार बोल रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। एकता धारक बोल लो, ठीक है, क्योंकि देखो ना, क्योंकि जो प्रत्येक प्रांत का प्रमुख कौन है, मुक्ति या वाली, ठीक है, जो कि राजा या सरदार है, जो कि उस क्षेत्र का जो एकता सिस्टम मतलब वो संभालता है, मतलब कि वहां से वो राजस्व का संग्रह कर रहा है, ठीक है ना। तो मुक्ति का कार्य क्या है, राजस्व संग्रह करना, सेना का प्रबंधन करना उस प्रांत में, ठीक है ना, और कानून और व्यवस्था को बनाए रख रहा है, इसके पीछे हम बेसिकली बात कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखो, उसके बाद स्थानीय प्रशासन मतलब कि रीजनल लेवल पर, ठीक है ना, किस प्रकार से प्रशासन चलाया जा रहा है। तो ग्राम स्तर पर क्या भाई, मुखिया और पंचायतें स्थानीय प्रशासन का कार्य करती थी, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो ग्राम स्तर पर कौन भाई, जो मुखिया हैं, पंचायतें होती थी, जो कि स्थानीय प्रशासन का कार्य कर रही है, यानी पंचायतें हो रही हैं जो कि जो ग्राम स्तर की बात विवाद है उसको सुलझा रही है, ठीक है, जो समस्याएं हैं। तो ग्राम स्तर पर मुखिया होते थे भाई, पंचायतें होती थी, ध्यान रखना, ठीक है। और कर संग्रह और जो विवाद समाधानों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, ठीक है। जब
कर संग्रह की बात आ जाए स्थानीय स्तर पर, ठीक है, विवाद समाधान की बात आ जाए, तो इनकी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद राजस्व व्यवस्था। तो भूमि राजस्व क्या राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। ठीक है, प्रशासन की बात करें, मैंने बोला राजस्व की बात ना है तो अधूरा है। ठीक है ना, तो भूमि राजस्व क्या है, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। ठीक है ना, मतलब जो भूमि से कर आ रहा है, ठीक है, जो राजस्व आ रहा है। राजस्व आमतौर पर क्या फसल का 1/4 से 1/6 हिस्सा होता था। मैंने बताया था ना पीछे कितना होता था भाई, 1/6 होता था, ठीक है, उत्पादन का। तो ये 1/4 से लेकर 1/6 हिस्सा ये होता था। ठीक है ना, अब यहाँ पर एकता प्रणाली पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इनके राजस्व व्यवस्था में आती है। तो अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि राजस्व का अधिकार दिया जाता था, मतलब कि भूमि से ये राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया, ये आप बता सकते हो। ठीक है, एकता प्रणाली में मतलब कि पीछे डिटेलिंग में तो बता ही चुका हूँ, बेसिकली राजस्व संग्रह करते थे। ठीक है, क्योंकि एकता जो होंगे, ठीक है, एकता क्या हो जाएगा भाई, वहाँ का प्रमुख मुख्तिया वाले इक्तादार कह लो आप उसको। ठीक है, तो वहाँ से टैक्स वसूलते थे, तो एकता प्रणाली राजस्व व्यवस्था के लिए थी। ठीक है ना, इनको क्या भूमि राजस्व का अधिकार दे दिया जाता था। ठीक है, किसके बदले, वेतन के बदले। ठीक है ना, समझ आ गया। सैन्य व्यवस्था की बात कर ले, तो दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था मजबूत और केंद्रीकृत थी। ठीक है, मजबूत और बिल्कुल केंद्रीकृत थी, यानी कि बिल्कुल विभाजित है नहीं, केंद्रीकृत है, यानी कि एक पूरे दिल्ली सल्तनत के लिए काम कर रही है बेसिकली वो। और सेना में घुड़सवार, हाथी और पैदल सैनिक भी शामिल थे। ठीक है, जब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की सेना की सैन्य व्यवस्था की, तो यहाँ पर घुड़सवार भी आ जाएंगे, हाथी भी शामिल है इनके, और पैदल सैनिक भी शामिल है। ठीक है, और जो दीवान ए अर्ज है वो सेना का प्रबंधन करता था। ठीक है, जो विभाग होता था दीवान ए अर्ज, ये बेसिकली सेना का प्रबंधन ही करता था। ठीक है, मैंने बताई दी आपको। और अलाउद्दीन जो खिलजी है, इसने सैनिकों को नगद वेतन देने और घोड़ों की पहचान के लिए एक प्रणाली अपने, जिसको हम बोलते हैं दाग की प्रणाली। ठीक है ना, तो इसने क्या करा भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है ना, इसने सैनिकों को नगद वेतन देना, ठीक है, और बाकी इसने घोड़ों की पहचान के लिए क्या करा, ठीक है ना, इसने दाग की प्रणाली करी, यानी घोड़ों पर दाग लगा दिया। ठीक है ना, दाग समझते हो ना, चिन्ह लगा दिया कुछ, जिससे घोड़ों की पहचान हो जाए। ठीक है, कि अपना ही घोड़ा है। ठीक है, तो घोड़ों की पहचान के लिए उन्होंने दाग प्रणाली लागू करी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद न्याय व्यवस्था। ठीक है, मतलब कि न्याय किस प्रकार से कर रहे हैं, मतलब कि अपना सल्तनत में। ठीक है, तो वही प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। तो सुल्तान कौन होता है भाई, सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, मैंने विभाग बताया था आपको। ठीक है, तो लेकिन सबसे ऊपर कौन है भाई, राजा, वही देखिएगा। ठीक है ना, तो सुल्तान क्या होता है भाई, सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, जो कि न्याय करेगा। ठीक है ना, इस्लामिक कानून यानी कि सरिया के आधार पर न्याय किया जाता था। ठीक है ना, आपने पता होगा भाई इस सरिया क्या है, कि इस्लामिक कानून है। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा कई बार, सरिया कानून लागू कर दिया वहां पर, तो जो न्याय मिलता था वो सरिया कानून के आधार पर मिलता था। ठीक है ना, जज, और जज को क्या बोलते हैं, काजी बोलते थे। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में। तो जज जो है वो न्यायालय में विवाद सुलझाने का कार्य करते थे। ठीक है, बाकी सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है, सुल्तान है, जो कि देखेगा भाई कि देना है या सजा माफ करनी है या नहीं करनी है। बाकी जज जिसको काजी बोल रहे हैं, जो कि न्यायालय में विवाद सुलझाने के का कार्य करते थे। ठीक है भाई, समझ आ गया। उसके बाद गुप्तचर प्रणाली। तो सुल्तान के लिए जानकारी जुटाना और विद्रोह को रोकने के लिए गुप्तचर विभाग, ठीक है, काम कार्यरत था। ठीक है ना, सुल्तान को क्या करना है भाई, जानकारी देनी है, और ठीक है, और विद्रोह को रोकने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो गुप्त रूप से चाहिए, तो गुप्तचर विभाग काम करता था। ठीक है, जिसको बारिद भी कह रहे हैं। तो गुप्तचर प्रणाली में आप ये सब बता सकते हो। तो प्रशासन की जब बात आएगी तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई, मुगल साम्राज्य के पतन से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। ठीक है ना, तो क्या बताना आपको, जो मुगल साम्राज्य है इसका पतन होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ ना दृष्टिकोण दे रखे हैं, तो उसके बारे में बेसिकली आपको बताना है कि जो मुगल साम्राज्य है इसका पतन जो हो रहा है, ठीक है, जो समाप्ति हो रही है, इसके कौन कौन से दृष्टिकोण है, ठीक है ना, अप्रोच कौन कौन सी है, यानी व्यू कौन कौन सा आप बेसिकली कह सकते हो। तो मुगल साम्राज्य के पतन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसी की हम बात कर लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य जो कि 1526 से में स्टार्टिंग होती है, 1857 तक इसका पूरा पतन हो जाता है। ठीक है, आपको पता है 1857 में एक विद्रोह होता है, ठीक है, जिसको मंगल पांडे ने शुरू किया था। ठीक है, मंगल पांडे, बताना भाई अगर आपको पता है कि जो ये 1857 का विद्रोह है, ठीक है, इसको नाम क्या बोलते हैं, 1857 का विद्रोह। तो ये क्यों किया गया था, कुछ रीजन आप मुझे बताना, ठीक है, इसके अगर पता है तो आपको। तो मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में
एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, ठीक है ना। इसका पतन ऐसे भी नहीं हो गया है, काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया थी, ठीक है, धीरे धीरे होता है क्योंकि वे अंग्रेज आने लग जाते हैं ना, तो इस वजह से तो ये इनकी नीति अब कह लो, ठीक है। तो वही फायदा उठाया, तो इन्होंने समझा नहीं भाई कि अंग्रेज इनको कह सकते हैं भाई मात दे सकते हैं इनके काम में, ठीक है ना। तो फिर अंग्रेजों का शासन आ जाता है, तो फिर इनकी जो शक्ति है वो घटने लग जाती है। तो बाकी जो 18वीं शताब्दी में एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन की जब हम बात करते हैं। और इस पतन को समझने के लिए इतिहासकारों ने दो प्रमुख दृष्टिकोण दिए हैं, ठीक है ना। क्या ये दो प्रमुख दृष्टिकोण दिए हैं? पहला है साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। क्या है? साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। और दूसरा है क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है ना। तो इतिहासकारों ने बेसिकली दो प्रमुख दृष्टिकोण दिए हैं जब हम मुगल साम्राज्य के पतन की बात करेंगे। एक है साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण, दूसरा है क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे भाई साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि भाई मुगल साम्राज्य की आंतरिक कमजोरियों की और प्रशासनिक असफलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कि हम साम्राज्य पर केंद्रित है, यानी कि साम्राज्य की क्या प्रशासनिक कमजोरियां हैं, प्रशासनिक असफलताएं हैं, क्या एक साम्राज्य के अंदर जो आंतरिक कमजोरियां थी जो कि बेसिकली इसके पतन में काम करते, जिससे बेसिकली पतन इसका हो गया। तो साम्राज्य के अंदर क्या क्या कमी थी, तो उसको हम बोलते हैं साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। तो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण में हम क्या बात करते हैं भाई, मुगल साम्राज्य की जो आंतरिक कमजोरियां हैं, जो प्रशासनिक असफलता यानी कि प्रशासन करने में कौन कौन सी इन्होंने गलती कर दी, ठीक है, जो इनको नहीं करनी थी, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, कमजोर शासक और नेतृत्व की विफलता, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे औरंगजेब की नीतियाँ, ठीक है ना। तो औरंगजेब क्या था भाई, इसकी नीति थी धार्मिक असहिष्णुता की, ठीक है ना। मैंने आपको पीछे धार्मिक सहिष्णुता बताया, यानी कि दूसरे धर्म का सम्मान करना, अपने धर्म का भी करना, दूसरे धर्म का भी सम्मान करना, इसको बोलते धार्मिक सहिष्णुता। लेकिन जो औरंगजेब था ना भाई, बड़ा बेकार आदमी आप कह सकते हो, जो कि धार्मिक असहिष्णुता को मानता था। मतलब कि इसको ये दूसरे धर्म के प्रति इसको बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था, मतलब कि दूसरे धर्म को ये नीचा समझता था अपने से, ठीक है ना। तो धार्मिक असहिष्णुता और जजिया कर की पुनः स्थापना से हिंदू प्रजा जो है ना, और जो राजपूतों में असंतोष बढ़ गया, ठीक है भाई। दूसरों का जो धर्म है, दूसरों का जो कल्चर है, उसको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करता था। तो धार्मिक असहिष्णुता और क्या भाई, जजिया कर इन्होंने फिर से लगा दिया। अब जो जजिया कर ये क्या होता था भाई, ये जो गैर मुस्लिम है ना, जो गैर मुस्लिम, हाँ गैर जो मुस्लिम है ना आपके, ठीक है ना, इनसे ले जाने वाला कर था। जो मुस्लिम नहीं है ना, गैर मुस्लिम है भाई, अगर उनको अपनी सुरक्षा करवानी है तो उनको जजिया कर देना पड़ेगा। तो पहले खत्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन औरंगजेब क्या करता है भाई, धार्मिक असहिष्णुता यानी कि भाई दूसरे धर्म का सम्मान इन्हें खाना छोड़ दिया, मतलब कि दूसरे धर्म को नीचा समझ रहे, तभी तो इन्होंने जजिया कर लेके आया। तो इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और जजिया कर फिर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया भाई, इसकी स्थापना से हिंदू प्रजा है और जो राजपूत है उनके बीच में असंतोष बढ़ जाता है, ठीक है। और लंबी सैन्य अभियानों ने साम्राज्य की जो वित्तीय और सैन्य क्षमता को कमजोर कर दिया, ठीक है। लंबे लंबे सैन्य अभियान करना भाई, लंबे लंबे सैन्य अभियान तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भाई खर्चा भी चाहिए होता है, बहुत वित्तीय पावर लगती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई कि लंबे लंबे सैन्य अभियान से इसने क्या करा भाई, कि जो साम्राज्य की जो वित्तीय और सैन्य क्षमता बहुत कमजोर हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप आंतरिक कमजोरी की बात करेंगे और प्रशासनिक असफलता की बात करेंगे, तो इसी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कमजोर उत्तराधिकारी, तो औरंगजेब के बाद क्या होता है, जो शासक आते हैं वो कमजोर थे, ठीक है। औरंगजेब औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक है, तो औरंगजेब के बाद जो भी शासक आते हैं वो कमजोर थे और साम्राज्य को प्रभावी ढंग से संभाल नहीं सके, ठीक है भाई। कमजोर शासक कह सकते हैं जिनको अनुभव नहीं है, ठीक है, शासन करने का, ऐसे शासक है क्योंकि साम्राज्य को एक अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से नहीं संभाल पाए, ठीक है। समझ आ रहा है भाई क्या बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद जागीरदारी प्रणाली का संकट, ठीक है। जागीर मतलब क्या होता है, भूमि होता है, ठीक है ना, यानी जमीन। तो जागीरदारी प्रणाली का संकट क्या है, अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या आंतरिक कमजोरी है साम्राज्य की, क्या प्रशासनिक असफलता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है भाई, प्रशासनिक कमजोरियां हैं, ठीक है ना, समझ आ रहे हो, समझ आ रहा है भाई। तो हम जागीर संकट की बात करें, जिसको हम जागीरदारी प्रणाली का संकट भी कहते हैं। तो जागीरों की कमी और असमान वितरण से सामंती वर्ग में असंतोष आ गया, ठीक है। सामंती वर्ग यानी कि जिससे हम लोड कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि सामंत, सामंत, ठीक है।
तो जो सामंत है ना भाई, इसके पास होता था भूमि के अधिकार, इसको एक भूमि मिल जाती थी, वहां पर ये अपना सब कुछ देख रेख करता था। एक तरह से जमींदार आप इसको कह सकते हो, जो कि भाई कर वगैरह वसूल रहा है अपने एरिया से, जो जमीन है जो इसके अंडर में जमीन आ रही है वहां से कर वगैरह वसूल रहा है। तो इस सामंती वर्ग में क्या आ गया भाई, असंतोष आ गया। ठीक है, जागीर संकट का मतलब है भूमि में कमी आने लग गई, यानी कि जागीरों में कमी आने लग गई। ठीक है ना, तो जागीरों में कमी आने लग गई। और असमान वितरण से क्या हो गया भाई, असमान वितरण का मतलब समझ रहे हो कि भूमि का असमान वितरण करा जा रहा है। ठीक है, एक सामंत को ज्यादा दे दी, दूसरे को कम दे दी, तो इस असमान वितरण से क्या हुआ, जो सामंती वर्ग है, ठीक है ना, जो ये लोड वाला वर्ग है, इसमें असंतोष बढ़ गया। ठीक है, और जागीरदार और मनसबदार, ठीक है ना, अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे, जिससे प्रशासन कमजोर हुआ। ठीक है ना, मनसबदार कौन होंगे, जिसको एक अधिकारी होगा जो कि मनसबदारी व्यवस्था के तहत लाए गए थे। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था की। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका, यही बता दूंगा, फिर आगे क्या बताऊंगा, समझ रहे हो ना। तो जागीरदार और मनसबदार फिर क्या भाई अपना स्वार्थ के लिए काम करने लगे। ठीक है, जिससे भाई प्रशासन में दिक्कत तो आएगी ही आएगी। ठीक है ना, समझ आ गया भाई। तो आप ये बताओगे जागीर संकट में। उसके बाद कृषिगत संकट। ठीक है, तो यहाँ पर एक ना एक आपको नाम ध्यान रखना, इरफान हबीब, इनका एक दृष्टिकोण है यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण क्या होगा, किसान विद्रोह करने लगे, भाई फसल ढंग से उग नहीं रही है। ठीक है, और ये कर रहे हैं भाई ये अत्यधिक रूप से क्या राजस्व वसूल कर रहे हैं, तो अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण किसान विद्रोह करने लगे। ठीक है, और कृषकों का पलायन और राजस्व संग्रह में कमी ने आर्थिक संकट ला दिया। भाई भाई कहाँ से हो रही है आय, किनकी, मुगल जो साम्राज्य है। ठीक है, उनकी आय बेसिकली कहाँ से होगी, जो साम्राज्य है वो टैक्स से होगी, यानी कर से होगी। ठीक है ना, जब कर में कमी आने लग जाएगी तो आर्थिक संकट आएगा नहीं आएगा, कहाँ पर, साम्राज्य में। ठीक है, तो अत्यधिक, तो यहाँ पर इनका दृष्टिकोण, इरफान हबीब का दृष्टिकोण क्या कहता है भाई कृषिगत संकट को लेकर। तो ये कृषिगत संकट आया कहाँ से, ये आया भाई राजस्व वसूली ज़्यादा करने के कारण। ठीक है, कृषि के हिसाब से जो फसल उत्पादन होने से ज़्यादा क्या करना भाई, टैक्स लेना। ठीक है, कर लेना। तो अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण क्या होता है भाई कि किसान विद्रोह करने लग जाते हैं, कृषक पलायन करने लग जाते हैं, और राजस्व संग्रह में कमी आ जाती है, फिर इससे आर्थिक संकट और गहरा हो जाता है। ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद आर्थिक और प्रशासनिक कमजोरी, अब क्या बताओगे, तो व्यापार और वित्तीय प्रणाली कमजोर हो गई। ठीक है ना, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी, लेकिन जो व्यापार है और जो वित्तीय प्रणाली वो धीरे धीरे भाई चरमरा आगे कमजोर होने लगी। केंद्र सरकार का जो नियंत्रण है प्रांतों पर धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, जो प्रांतीय स्तर पर जो नियंत्रण होता है, ठीक है, मतलब कि देखो सबका अपना प्रांत है, बट वहां पर तो नियंत्रण है ही, लेकिन केंद्र सरकार का वहां पर जो प्रभाव है ना वो बिल्कुल ही खत्म होने लग गया, धीरे धीरे समाप्त होने लगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या अपना स्वतंत्र रूप स्थापित करने लगे। जो प्रांतीय स्तर पर जो शासन कर रहे हैं ना, वहां पर धीरे धीरे वो खुद शासन करने लगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल लेवल पर जो साम्राज्य का जो सुप्रीम शासक आप कह लो, वहां पर जो भाई वही कमजोर हो जाएगा, तो जो प्रांत स्तर पर खुद तो स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ही देंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है भाई, केंद्र सरकार का जो नियंत्रण है वो प्रांतों पर भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है, जो कि एक प्रशासनिक समस्या है। ठीक है ना, और वित्तीय प्रणाली तो कमजोर हो ही गई, मैंने आपको बता ही दिया पीछे कैसे। ठीक है, उस अब बात करेंगे भाई क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण। पीछे जो हमने बात करी वो पूरा था भाई साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, दो दृष्टिकोण आपको बेसिकली बताने हैं। तो दूसरा क्या हमारा क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण में क्या क्षेत्रीय विकास और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। ठीक है ना, तो बेसिकली हम बात करेंगे भाई इस दृष्टिकोण में तो क्या बोला गया है, जो क्षेत्रीय विकास है और जो स्थानीय समस्याएं हैं, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य की, उस पर ध्यान दिया गया, जो कि साम्राज्य के पतन में योगदान करते हैं। ठीक है, देखो तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ठीक है ना, तो मुगल केंद्र से अलगाव, क्षेत्रीय केंद्र जो क्षेत्र की विकास की समस्या है, जो क्षेत्र मुगल साम्राज्य के क्षेत्र से रिलेटेड समस्या है, उसके बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो मुगल केंद्र से अलगाव मतलब कि क्या बोला गया यहाँ पर कि मराठा, सिख, राजपूत और जाट जैसे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ है ना, उन्होंने क्या स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए, मतलब कि स्वतंत्रता की मांग करने लगे, उन्होंने स्वतंत्रता की ओर कदम इन्होंने बढ़ाए। ठीक है ना, सिर्फ बंगाल हो गया, अवध हो गया, ठीक है, और हैदराबाद जैसे जो प्रांत है ये स्वतंत्र हो गए, ठीक है, मुगलों से। समझ रहे हो, तो अलगाव की भावना उठने लग गई। ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रीय शक्ति है उसका उदय हो गया। ठीक है ना, उसको इसलिए हम बोलते हैं क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण। तो बंगाल, अवध जैसे हैदराबाद जैसे जो प्रांत है ये खुद स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो अलग अलग जो क्षेत्रीय शक्ति है ये भाई स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ाने लग गई, और कुछ यहाँ पर स्वतंत्र हो भी गए। ठीक है ना, समझ रहे हो, तो इससे मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होते चले जाएगा। उसके बाद भारी हस्तक्षेप,
तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि नादिर शाह हो गया, अहमद साहब अब्दाली हो गया, इसके आक्रमण भी हुए, ठीक है, मुगल टाइम पे। तो दिल्ली पर हमलों से क्या हुआ, साम्राज्य की शक्तियाँ कमजोर हो गई, ठीक है। जो नादिर शाह हैं, ये जो अहमद साहब अब्दाली है, ये क्या भाई, इनका आक्रमण हो रहा है, ठीक है, बाहर से। तो इससे क्या होगा, दिल्ली पर आक्रमण हुए बेसिकली, ठीक है। तो इन हमलों से क्या हुआ, साम्राज्य की शक्ति और कमजोर हो गई, ठीक है। क्योंकि भाई आक्रमण होता है, शक्तियाँ कमजोर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि भाई पहले से ही प्रशासनिक कमजोरियाँ चल रही हैं, ठीक है। और जो अब बाकी के शासक है वो कम वैसे ही कमजोर आ रही हैं, और बाहर से आक्रमण हो जाए और पहले ही आर्थिक रूप से जो साम्राज्य वो गुजर रहा है, तो ऐसे में और यूज हो जाना भाई, ठीक है, इन सब मान लो कि आक्रमण कर इसको रोकने के लिए फिर और संसाधन का यूज होता है। तो ऐसे में क्या होता है भाई, साम्राज्य और कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। अब भारी आक्रमण हो रहा है, ठीक है। अब ये एक एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या होगा भाई, साम्राज्य की जो शक्ति है पूरी कमजोर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब उसके बाद आप बताओगे यूरोपीय उपनिवेशवाद, ठीक है। अब इस टाइम पे अंग्रेजों का टाइम भी आ रहा है, अंग्रेजी भी शासन करने लग जाते हैं, ठीक है, नियंत्रण करने लग जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे क्या करा, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण हासिल कर दिया, ठीक है। आपको पता ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्टिंग होती है, फिर पूरा भारत का उपनिवेश बन जाता है, ठीक है ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो धीरे धीरे राजनीतिक रूप से भाई बढ़ती है, ठीक है, शासन करने में लग जाती है, ठीक है, राज करने लग जाती है, और आर्थिक नियंत्रण भी अपने हाथ में हासिल कर लेती है, ठीक है। तो ये भारी हस्तक्षेप में आप ये सब बताओगे, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल काल में स्थल व्यापार और वाणिज्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली क्या बताना है, जो मुगल काल है उसमें स्थल व्यापार, ठीक है, बेसिकली व्यापार के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और जो वाणिज्य है उसकी प्रकृति के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार आ रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो भाई, तो बात कर लेते हैं भाई मुगल काल में स्थल व्यापार और वाणिज्य की प्रकृति की। तो मुगल काल में अगर हम बात करें, तो मुगल काल में जो स्थल व्यापार है, ठीक है ना, और जो वाणिज्य है, वो क्या है, काफी संगठित और व्यापक स्वरूप देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब जब मुगल काल की बात करते हैं भाई, तो वहां पर स्थल व्यापार की बात करेंगे, और जो वाणिज्य की, तो वो काफी संगठित हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और व्यापक स्वरूप देखा गया। और इस समय भारत की आर्थिक प्रगति का स्वर्ण काल था, ठीक है ना। जब मुगल काल की हम बात करते हैं भाई, तो उस टाइम पे तो उसकी आर्थिक प्रगति हो रही है, तो उसको स्वर्ण काल बोला जा रहा है, ठीक है ना। और जो मुगल व्यापार है काफी संगठित था, ठीक है। तो होता है भाई कि फैला मतलब बिखरा हुआ है नहीं, काफी संगठित तरीके से और योजनाकृत तरीके से इसको चलाया जा रहा था, ठीक है, करा जाता था। स्थल व्यापार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों हो गए भाई, शहर हो गए, गांव को आपस में जोड़ने का काम किया, ठीक है। व्यापार कब हो पाता है, जब बहुत सारे क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, तभी तो व्यापार सुचारू रूप से हो पाता है। तो इसी स्थल व्यापार ने क्या करा, बहुत सारे जो स्थल है, मतलब कि विभिन्न क्षेत्र हो गए, शहर हो गए, गाँव हो गए, उन सबको आपस में जोड़ दिया, ठीक है ना। और इस व्यापार और वाणिज्य की प्रकृति से क्या निम्नलिखित, मतलब इस जो व्यापार वाणिज्य की बात कर लूँ चाहे व्यापार की बात कर लूँ, इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैसे कि आपका पहला है स्थानीय बाजार और मंडियाँ, ठीक है ना। तो गांव और कस्बों में क्या होता था, व्यापार के लिए हाट और पेंट जैसे साप्ताहिक बाजार लगाते थे, ठीक है ना। जब हम बात करेंगे स्थल व्यापार की, ठीक है, वाणिज्य की, तो यहाँ पर स्थानीय बाजार होते थे और मंडियाँ भी होती थी, ठीक है ना। तो गांव और कस्बों में व्यापार के लिए क्या होता था भाई, हाट और पेंट, ठीक है ना। ये क्या है, ये साप्ताहिक बाजार होते हैं, ठीक है ना। इसको साप्ताहिक बाजार का, हाट और ये पेंट जो है साप्ताहिक बाजार है जो कि लगाए जाते थे। और अनाज, नमक, वस्त्र, लोहे के औजार और अन्य दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं, उसका व्यापार होता था, ठीक है ना। तो व्यापार जो दैनिक उपयोग की चीजें है ना, उसका बेसिकली व्यापार होता था, ठीक है ना। और ये पेंट और हाट जैसे क्या व्यापारिक, क्यों व्यापारिक कह रहा हूँ भाई, साप्ताहिक बाजार लगाए जाते थे, ठीक है ना। तो आप ये बता सकते हो। और गांव को क्या मंडियों से जोड़ा जाता था, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो ये साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, ठीक है ना, पेंट और जैसे यहाँ पर जो सामान बेचा जा रहा है, तो ये कहाँ से लाएंगे भाई, मंडियों से सामान लाएंगे कम पैसे पे, ठीक है, सस्ते रेट पर, फिर यहाँ पर आके बेच देंगे। तो ये आज भी होता है, ठीक है, आपको पता है। तो गांव को क्या भाई बेसिकली मंडियों से जोड़ा जाता था, जहाँ व्यापारी बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीदते थे और बेचते थे, ठीक है ना। छोटे लेवल पर क्या होता है भाई, जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वहाँ पे लोग सीमित मात्रा में खरीदते हैं अपने यूज के लिए। लेकिन जब मंडियों से कोई खरीदता है तो वो बहुत बड़े लेवल पर खरीदता है, क्योंकि उसको बेचना है, ठीक है ना। तो मंडियों में बड़े लेवल का व्यापार होता है, ठीक है। तो गाँव को मंडी से जोड़ा जाता था, ठीक है, जहाँ व्यापारी जो है ना बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीदते थे और बेचते थे, ठीक है ना, समझ आ गया। और प्रमुख शहर जैसे कि पटना हो गया, आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, इन मंडियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें भाई प्रमुख शहरों जैसे कि पटना, आपका आगरा, अहमदाबाद है, ये इन मंडियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो,
अब बंजारों की भूमिका यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जब हम इनके व्यापारी की बात करते हैं तो बंजारे क्या है, पारंपरिक अनाज व्यापारी हैं, ठीक है ना। और गांव से कृषि उत्पादों को खरीदकर कस्बों और शहरों तक पहुंचाते थे, ठीक है। जो ये बंजारे हैं ये क्या करते हैं भाई, गांव से कृषि उत्पादों को खरीदेंगे, ठीक है, और कस्बों और शहरों तक पहुंचाते थे, ठीक है। और ये वे बड़े काफिलों, इसको हम तांडा कहते हैं, ठीक है। बड़े काफिले का मतलब क्या, तांडा। तो ये बड़े काफिलों में यात्रा करते थे और ऊंटों और बैलों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो बंजारों की भूमिका बेसिकली क्या है, ये भाई ये जो अनाज व्यापारी हैं, ठीक है, इनको बंजारे बोल रहे हैं। ये गांव से क्या करेंगे भाई, कृषि उत्पादों को खरीदेंगे और जो कस्बे हैं और जो शहर है वहां से बेचते थे, वहां पर जाके बेचते थे, इनको बंजारे बोलते हैं, ठीक है। और वे बड़े काफिलों में यात्रा करते थे, जो बंजारे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊँट और बैलों का उपयोग ये करते थे, ठीक है, सामान पहुंचाने के लिए। समझ आ गया भाई। उसके बाद सुविधा और संरचना की मैं बात करूं तो मुगलों ने भाई व्यापार के लिए सड़कें, पुल और सराय, सराय क्या होता है भाई, विश्राम गृह, ठीक है ना। थक जाने पर भाई विश्राम करना हो तो उसको विश्राम गृह कहते हैं, तो उसको सराय भी कहते हैं, ठीक है। तो सराय जैसे ढांचे विकसित किए, ठीक है। तो भाई मुगलों ने क्या, व्यापार के लिए यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, स्थल व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कें, पुल और सराय जैसे जो वही ढांचे हैं, संरचनाएं हैं, उसको बनवाया, ठीक है ना, विकसित किया। और कोस मीनार सड़क मार्गों की दूरी मापने के लिए बनाए गए थे, ठीक है ना। कोस मीनार क्या है, एक दूरी संकेतक है जो कि सड़क मार्गों की दूरी मापने के लिए, ठीक है ना, उसको इसके लिए बनाया गया था कोस मीनार, ठीक है ना। समझ आ गया। तो आप इसमें बताओगे भाई सुविधाएं और संरचना, मतलब कि व्यापार के लिए सुविधाएं भी दी गई, ठीक है ना, जिससे व्यापार करने में परेशानी ना आए, ठीक है ना। समझ आ गया। अब हम बात करेंगे भाई अंतर क्षेत्रीय व्यापार की, ठीक है ना। तो वस्तुओं का बड़ा आदान प्रदान, ठीक है ना, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ, वस्त्र, धातुएं और लग्जरी वस्तु जैसे केसर हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है, कालीन का व्यापार होता था। अंतर क्षेत्रीय मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, एक देश के आ, अंदर, ठीक है, और बाहर भी अगर व्यापार करना है, ठीक है, तो एक अंतर क्षेत्र होता है, एक अंतर क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार की मैं बात कर रहा हूँ। तो विभिन्न क्षेत्रों में भाई ये मैंने बता दिया, ये सामान को ये इनका व्यापार होता था, ठीक है। इसमें लग्जरी वस्तु भी आ जाएंगी। बंगाल, गुजरात और आगरा जैसे जो केंद्रों ने भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ दिया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, बंगाल है, गुजरात है और आगरा जैसे जो केंद्र है, इन्होंने भारत को विभिन्न हिस्सों से जोड़ दिया, यानी कि एक देश के अंदर ही कैसे व्यापार हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी के बेसिक हम बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बंगाल से भाई रेशम, गुजरात से मसाले और मालाबार से मसाले अन्य क्षेत्रों तक भेजे जाते थे, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर यही बताया है कि कहाँ से कौन सी चीज़ भेजी जा रही है, ठीक है ना। तो वस्तुओं का बड़े लेवल पर आदान प्रदान होता था, ठीक है, जब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के अंतर क्षेत्रीय व्यापार की, ठीक है। तो आप ये सब बता सकते हो। उसके बाद विशेष उत्पाद और शहर, यानी कि कौन सी जगह किस उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। मतलब कि जो शहर है वो किस उत्पादन के लिए जाना जा रहा है। जैसे कि सूरत की बात करूं, ठीक है ना, तो इंडिगो और वस्त्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। सूरत का नाम लूंगा तो इंडिगो और वस्त्र का नाम आपको याद रखना है। आगरा यानी कि संगमरमर और इंडिगो, बुहारनपुर यानी कि सूती कपड़ा, ठीक है, और गुजरात यानी कि रेशम और मसाले, जो कि अपने इस उत्पाद के लिए फेमस थे, ठीक है। तो ये जो नाम बता रहा हूँ, ये इस चीज, ये जो नाम बताया मैंने, इन सब चीज़ों के लिए फेमस थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और यहाँ से क्या है, ये दूसरे क्षेत्रों में, ये जो चीज़ है यहाँ से दूसरे क्षेत्रों में फैलती थी, ठीक है, मतलब कि पहुँचाई जाती थी, ठीक है। समझ आ गया। आगे देखो, अब परिवहन के साधन की बात कर लूँ भाई। परिवहन, व्यापार ऐसे हो जाता है, व्यापार होने के लिए भाई परिवहन के साधन होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, तो सड़क परिवहन की पहले हम बात करेंगे। तो बैलगाड़ियां हो गई, ऊंट हो गए और गधे व्यापारिक सामान को ले जाने के मुख्य साधन थे भाई। मैंने आपको पहले बताया था, जो बंजारे थे ये क्या करेंगे भाई, गांव से सामान खरीदेंगे और जाके कस्बों में, शहरों में जाके बेचते थे। तो वहाँ पर वो ऊंट बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे सामान को ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो सड़क परिवहन के भाई अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो बैलगाड़ियाँ, ऊंट वगैरह ये एक मुख्य साधन होते थे ले जाने के लिए, ठीक है ना। और बंजारे अपने बड़े काफिलों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करते थे, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो बंजारे क्या कर रहे हैं, अपने बड़े काफिलों के साथ लंबी दूरी की यात्रा करते थे, ठीक है। बंजारे का मैंने आपको पीछे बता भी दिया है, ठीक है ना। तो सड़क परिवहन का ज़्यादा बड़े लेवल पर ही बंजारे यूज़ करते थे। उसके बाद नदी परिवहन, गंगा और यमुना जैसी जो नदियाँ हैं ये सस्ती
और तेज परिवहन का साधन थी, अगर हम नदी परिवहन या जल परिवहन की बात करते हैं व्यापार के लिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एक पटेला नामक नाव है, ठीक है ना, ये 200 टन तक का माल ढोने में सक्षम थे। भाई नदी परिवहन करे तो नाव से ही जाएंगे, तो यहाँ पर एक पटेला नामक नाव है, ठीक है ना, जो कि 200 टन तक का वजन झेल सकते हैं, 200 टन तक का माल ले जाने में या ढोने में सक्षम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिवहन के साधन भी बताने पड़ेंगे जब व्यापार की हम बात करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। प्रशासन और व्यापार, मतलब कि व्यापार होगा तो उसके लिए प्रशासन किस प्रकार से मदद कर रहा है, प्रशासन किस प्रकार से जिम्मेदार है, तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हमारा वही चल रहा है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। कौन सा भाई कि प्रशासन प्रशासन कह रहा हूँ आपको, स्थलीय व्यापार और वाणिज्य के प्रकृति के बारे में बताना है, ठीक है। तो कर और नीतियां प्रशासन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रशासन और व्यापार के अंतर्गत आएगा। तो जो राहदारी है, ठीक है, नहीं सड़क कर और सीमा शुल्क जैसे जो विभिन्न कर है व्यापार पर लगाए जाते थे, ठीक है ना भाई। मैंने बोला प्रशासन की बात आती है तो वहां पर यानी कि कुछ प्रशासन में हम कर को जरूर इंक्लूड करते हैं, तो व्यापार से कर वसूलना, ठीक है ना। मतलब कि राहदारी क्या होती थी भाई, ये सड़क कर था, मतलब सड़क पर कोई सामान बेच रहा है, सड़क से ले जा रहा है, तो उसको एक राह कर देना पड़ेगा, राहदारी देनी पड़ेगी, जिसको सड़क कर बोलते हैं। सीमा शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है, तो विभिन्न कर लगाए जाते थे। अकबर और औरंगजेब, ठीक है ना, दो नाम याद रखने हैं, अकबर और औरंगजेब जैसे जो शासक ने व्यापारिक करों में कमी की नीति अपनाई, और लेकिन स्थानीय अधिकारी जो है कभी कभी करों को मनमाने तरीके से वसूल लेते थे, ठीक है ना भाई। जो यहाँ पर ये अकबर है और जो औरंगजेब है ये करते हैं भाई धीरे धीरे, मतलब इन्होंने क्या करा भाई, करों में कमी करी, लेकिन ये जो स्थानीय अधिकारी हैं इन्होंने क्या करा, अलग तरीके से या करों को मनमाने तरीके से इन्होंने ये वसूल लेते थे, ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको। तो कर और नीतियां में आप बताओगे, ठीक है, जब हम प्रशासन और व्यापार की बात करेंगे तो फिर आप कर और नीतियां बताओगे, ठीक है ना। आपके बुक में भी ऐसे हेडिंग्स रखे तो मैंने वहीं से आपके लिए लिखा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चुनौतियों की बात करूं, व्यापारिक भ्रष्टाचार और कुछ अधिकारियों द्वारा व्यापार पर एकाधिकार जैसे मुद्दे व्यापारियों के लिए चुनौती बने रहे, ठीक है ना। तो चुनौतियां भाई क्या क्या थी व्यापार के लिए, ठीक है, जो कि भाई प्रशासन से संबंधित है। क्या भाई, व्यापारिक भ्रष्टाचार फैल रखा था, ठीक है, और कुछ अधिकारियों द्वारा व्यापार पर क्या था भाई, एकाधिकार जैसे मुद्दे भी थे। भाई व्यापार पर एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली बना लेना। उस मान लो कि कोई एक वस्त्र बेच रहा है, ठीक है ना, ठीक है, वस्त्र का है, कोई ए टाइप का कोई वस्त्र है, ठीक है ना। अब इस ए टाइप के वस्त्र पर भाई एक व्यापारी है, क्या भाई, एक व्यापारी है, वो क्या कर रहा है, अपना एक अधिकार स्थापित कर ले, मतलब कि वही इसको बेच रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरे व्यापारी कहाँ जाएंगे, वो तो गए खत्म उस टाइम पर ही। तो यही तो व्यापारिक भ्रष्टाचार और कुछ अधिकारियों द्वारा जो व्यापार पर अपना एक अधिकार स्थापित करने से जो मुद्दे हैं ना, ये व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहे थे, ठीक है ना। और बावजूद इसके कि मांग और संगठित बाजारों के कारण व्यापार तेजी से बढ़ा, ठीक है ना। मतलब कि इसके बावजूद भी जो मांग है ना, जो डिमांड है, और जो संगठित बाजार है ना, उसके कारण व्यापार और तेजी से बढ़ा, लेकिन कुछ कुछ चुनौती जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना, समझ आ गया, या आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैश्विक और क्षेत्रीय व्यापार का एकीकरण, यानी वैश्विक और क्षेत्रीय व्यापार का एकीकरण में आप क्या बताओगे, देखो। तो भारतीय व्यापार को सिल्क रोड और समुद्री मार्गों के माध्यम से वैश्विक बाजारों में जोड़ा गया, ठीक है ना भाई। आपको पता है कि भारत का व्यापार बाकी बाहर से भी होता था, यानी कि भारत के व्यापार को वैश्विक व्यापार से जोड़ गया। वो कैसे, तो यहाँ पर सिल्क रूट आपको पता होगा, ठीक है, तो सिल्क रोड हो गया, ठीक है, सिल्क रूट भी बोलते हैं, तो भारतीय व्यापार को सिल्क रोड हो गया या सिल्क रूट आप कह लो, ठीक है, ठीक है, सिल्क रूट और समुद्री मार्गों के माध्यम से क्या भाई वैश्विक बाजारों से जोड़ा गया था, ठीक है ना, समझ आ गया। मतलब कि भाई विश्व स्तर पर कैसे जुड़ रहे हैं, सिल्क रूट हो गया, ठीक है, और समुद्री मार्ग हो गए, जिससे क्या है भारत के बाहर भी सामान जा रहा है और भारत के बाहर से भी सामान भारत में आ रहा है। मुख्य निर्यात में भाई वस्त्र, इंडिगो, अफीम और मसाले थे, ठीक है, जिसका क्या भारत से व्यापार हो रहा है, ठीक है ना। जबकि चांदी, तांबा, चीनी मिट्टी और घोड़े आयात किए जाते थे, ठीक है ना भाई। जब वैश्विक व्यापार से जोड़ रहे हैं, भारत जुड़ रहा है, तो निर्यात का मतलब होता है कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक देश से हम क्या अपने देश से क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह पर भेज रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से कुछ मंगा रहे हैं, तो वो आयात हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्त्र, इंडिगो, अफीम, अफीम एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अफीम और मसाले जो थे भाई, ये हम निर्यात करते थे, क्योंकि चांदी, तांबा जितनी बहुमूल्य वस्तु आप देख रहे हो ना, ये हम आयात किए करते थे, ठीक है ना। तो समझ आ गया आपको, तो आप ये बता सकते हो। आगे देखो, एकाधिकार व्यापार के संदर्भ में भारत में जो पुर्तगाली व्यापार के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। तो आपको क्या बताना है भाई
कि जो पुर्तगाल हैं यानी पुर्तगाली जो हैं उनके व्यापार का स्वरूप को बेसिकली आपको बताना है कि उन्होंने किस प्रकार से एक अधिकार स्थापित कर लिया था। चलिए एक अधिकार व्यापार को हमें क्या करना है, संदर्भ मानना है, यानी किसी कंटेक्स्ट में हमें पुर्तगाली व्यापार का स्वरूप बताना है, किस प्रकार से ये अपना व्यापार करते थे, ठीक है ना। तो एक अधिकार व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत में पुर्तगाली व्यापार स्वरूप का वर्णन कीजिए। समझ आ गया भाई, तो इसी को बात कर लेते हैं। देखो, तो भारत में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाली व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। तो यूरोप से भारत आने वाले पहले औपनिवेशिक व्यापारी थे, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको पता होगा। तो पुर्तगाली यूरोप से भारत आने वाले पहले औपनिवेशिक व्यापारी थे ये, ठीक है। और उन्होंने क्या अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा और विस्तार के लिए एकाधिकारवादी नीतियां अपनाई, ठीक है ना भाई। इन्होंने अपने व्यापारिक हितों को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा भाई, एक अधिकारवादी नीति अपनाई। एक अधिकार नीति मतलब होता है हर चीजें अपना एक अधिकार स्थापित कर लेना, ठीक है ना। और उनके व्यापार का स्वरूप भाई हम निम्नलिखित विशेषताओं से हम समझ सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो एकाधिकार व्यापार की स्थापना आपको पहले से हेडिंग बनानी है, ठीक है। तो देखो, तो गोवा और अन्य केंद्रों पर नियंत्रण, देखो आपकी एक हेडिंग बनेगी, ठीक है। एक अधिकार व्यापार की स्थापना किस प्रकार से करी, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आप शामिल करोगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सब हेडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले इसमें हम करेंगे एक अधिकार व्यापार की स्थापना के लिए, तो यहाँ पर आप पहले सब हेडिंग बनाओगे, गोवा और अन्य केंद्रों पर नियंत्रण। तो 1510 पर क्या होता है भाई, कि 1510 पर गोवा पर कब्जा करके पुर्तगालियों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ठीक है ना भाई। तो 1510 पर गोवा पर कब्जा करते हैं, वहां पर ये पुर्तगाली जो होते हैं अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं भाई गोवा को, ठीक है, अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने भाई दमन हो गया, ठीक है, दीव हो गया, ठीक है, दमन और दीव हो गया, और जो अन्य क्षेत्र हैं उसको अपने अधीन किया, ठीक है, व्यापारिक रूप से इनको अपने अधीन करा। फिर यहाँ पर उन्होंने व्यापार स्टार्ट कर दिया अपना, और इन क्षेत्रों से उन्होंने समुद्री व्यापार के प्रमुख मार्गों पर एक अधिकार स्थापित किया, ठीक है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना भाई, गोवा हो गया, दमन दीव, ये कैसे भाई समुद्र के समुद्र तट वाले इलाके हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से जो भी समुद्री मार्ग है दमन दीव से कह लो या गोवा से, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन समुद्री मार्ग पर अपना एक अधिकार स्थापित कर दिया, मतलब कि अपने अलावा एक और किसी को व्यापार करने नहीं दे रहे हैं, यानी कि एक अधिकार स्थापित कर लिया इन्होंने इन समुद्री मार्गों पर, जिससे व्यापार होता था, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नौसैनिक शक्ति का उपयोग करते थे भाई ये, तो पुर्तगाली व्यापारी क्या करते थे भाई, अपनी नौसैनिक शक्ति का उपयोग करके जो भारतीय व्यापारी हैं और जो अन्य यूरोपीय देशों से को समुद्री मार्गों से रोकने की कोशिश ये करते थे, ठीक है ना। मतलब कि देखो भारतीय व्यापारी को रोकते थे ये, और बाकी जो यूरोपीय देश के व्यापारी आना चाह रहे हैं उसको समुद्री मार्गों से जो आते थे उसको रोकने की ये कोशिश करते थे अपनी नौसैनिक शक्ति का यूज करके, ठीक है। और यहाँ पर ना एक कार्टाज प्रणाली का उपयोग करते थे, ठीक है ना। ये क्या है, तो एक कार्टाज प्रणाली के माध्यम से जहाजों से व्यापार करने का लाइसेंस वसूलते थे, ठीक है ना। कि जहाजों से व्यापार करना है तो तुम्हें लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये कार्टाज प्रणाली का मतलब क्या है भाई, ये अगर तुम्हें जहाजों से व्यापार करना है तुम्हें एक लाइसेंस की जरूरत होगी, तो तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कार्टाज प्रणाली के माध्यम से जहाजों से व्यापार करने के लिए लाइसेंस वसूलते थे, ठीक है। और ये प्रणाली के पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को मजबूत करती है, क्योंकि जिसको लाइसेंस देंगे ना वही व्यापार कर पाएगा, तो ये लाइसेंस वसूलते थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई। तो ये क्या करते हैं भाई, पुर्तगाल प्रणाली तो दिखाते हैं भाई पुर्तगाली किस प्रकार से अपना जो व्यापारिक एक अधिकार स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद मसालों का व्यापार, मसालों का व्यापार जो है ना भाई पुर्तगालियों की प्रमुख प्राथमिकता थी, ठीक है ना। भारत मसालों के लिए बेहद बहुत फेमस था अपना, ठीक है। और वे काली मिर्च हो गया भाई, दालचीनी हो गया, जायफल हो गया, लौंग जैसे जो मसालों के व्यापार में एक अधिकार स्थापित करने का प्रयास करते रहे, ठीक है भाई। कि अगर भारत से कुछ बाहर बेचना है ना, मसाले बेचने हैं, तो उसमें हम जो हमारी पुर्तगाली कंपनी है ना वही बेचेगी, ठीक है ना। तो समझ रहे हो तो किस प्रकार से भाई भारत में आए, इन्होंने एक अधिकार स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, मसालों के व्यापार में। कई मतलब कि बेसिकली कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनका एक अधिकार स्थापित हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो ये व्यापार जो करते थे पुर्तगाली, इनकी प्रमुख प्राथमिकता थी भाई कि मसालों का व्यापार करना है, ठीक है ना। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, तो ध्यान रखना। अब प्रमुख व्यापारिक केंद्र की बात करें तो ये मैंने स्थापना की बात करी, किस प्रकार से अपना एक अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन सा रहे, देखो तो पहला भाई रहेगा इनका गोवा, ठीक है। व्यापारिक केंद्र की बात करें तो गोवा रहेगा। तो गोवा जो है ना भाई पुर्तगाली प्रशासन और व्यापार का मुख्यालय था। इसको बताने से पहले एक और चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो 1947 में आजाद हुआ है, लेकिन जब गोवा की बात आती है ना भाई, गोवा आजाद नहीं हुआ था 1947 में, ठीक है। ये गोवा जो है 1947 में
गोवा 1947 में आज़ाद नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि गोवा पर भाई पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है ना। ये बाद में जाके आई थिंक 1961, ठीक है, 1961 में क्या हुआ है, ये आज़ाद हुआ है, ठीक है। बाद में पुर्तगालियों को मतलब कि यहाँ से भगाया गया है, ठीक है ना, जिसमें भारत ने भी सहायता करी है। तो गोवा बाद में आज़ाद हुआ है, ठीक है ना। ठीक है भाई, भारत की जो सैनिक सहायता से गोवा को मतलब पुर्तगालियों को यहाँ से जो शासन था उसको हटवाया गया। तो ध्यान रखना भाई, 1961 में पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन था, जो कि 1961 में बेसिकली क्या यहाँ पर इनका शासन हटा है, ठीक है, किसका? पुर्तगालियों का। ठीक है, समझ आ गया। तो ध्यान रखना भाई यहाँ पर, इसलिए पुर्तगाली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई गोवा के लिए, ठीक है, कि गोवा पर पुर्तगाली का शासन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे उन्होंने व्यापार की स्टार्टिंग में गोवा से ही करी इन्होंने। तो गोवा पुर्तगाली प्रशासन और व्यापार का मुख्यालय था, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो गोवा जो पुर्तगाली प्रशासन और व्यापार का मुख्यालय था, और ये भारत के पश्चिमी तट पर मसालों, रेशम हो गया आपका, और अन्य सामानों के लिए प्रमुख केंद्र था, ठीक है। गोवा की बात करूँ, पश्चिमी तट पर मसालों के लिए, रेशम के लिए, अन्य सामानों के लिए एक प्रमुख केंद्र ये रहा है, ठीक है ना। और गोवा से जहाज जो है भाई मसाले, सोना और हाथी दांत लेकर यूरोप जाते थे, ठीक है ना भाई। गोवा से जो सामान लोड होता था भाई जहाज़ों में, और जहाज़ों से क्या भाई, जो मसाले हैं, जो सोना है, और जो हाथी दांत है, ये हमारा कहाँ जा रहा है भाई? यूरोप जा रहा है, ठीक है ना। यूरोप में अभी ऊंचे दाम पर बेचेंगे ये, ठीक है, और प्रॉफिट कमाएंगे, और भारत को दबा के लूट रहे हैं, समझ रहे हो। तो गोवा एक व्यापारिक केंद्र रहा है इनका। उसके बाद दमन और दीव की बात कर लूँ, तो दमन और दीव भी के व्यापारिक गतिविधियों के लिए भाई सहायक केंद्र था पुर्तगालियों का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अधीन कर लिया था दमन और दीव को। अब यहाँ से पुर्तगाली भाई कपास हो गया, वस्त्र हो गया, और धातुओं का व्यापार करते थे, ठीक है भाई। यहाँ से क्या कर रहे हैं भाई? कपास, धातु हो गए, वस्त्र हो गए, यहाँ से इसका बेसिकली कर रहे हैं ये आ, व्यापार करते थे, ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद मालाबार तट, तो पुर्तगालियों ने भाई मालाबार तट के मसालों के व्यापार पर भी नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। और कोचीन और कन्नूर जैसे जो बंदरगाह हैं, ठीक है, कोचीन और जो कन्नूर हमारे जो बंदरगाह है, उनके प्रमुख व्यापारी ये रहे, ठीक है ना। मतलब कि जो कोचीन और कन्नूर जैसे जो बंदरगाह है ना, ये पुर्तगालियों के व्यापारिक ठिकाने थे प्रमुख रूप से, ठीक है ना। समझ आ गया भाई। ये मालाबार तट मैंने बताया, गोवा बता दिया, दमन और दीव मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो बेसिकली आपको मेडिवल पीरियड में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति कैसी थी, ठीक है, आपको बेसिकली ये बताना है, ठीक है। तो देखो, देखते हैं। तो मध्यकाल में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति भाई सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारकों के आधार पर जटिल और विरोधाभासी थी, ठीक है ना। मतलब कि यार मेडिवल पीरियड में जो महिलाओं की स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारकों के आधार पर हम देखें काफ़ी जटिल इनकी स्थिति थी, ठीक है। और विरोधाभासी मतलब विरोध करने लायक थी, ठीक है। और इस काल में महिलाओं को समाज में कुछ क्षेत्रों में सम्मान मिला, और लेकिन अधिकांश उनकी स्थिति क्या थी भाई? निचले स्तर की थी, निम्न थी, ठीक है। क्या थी? निम्न थी, ठीक है ना। कई जगह उनको सम्मान मिला, लेकिन अधिकांश अगर हम देखते हैं तो उनकी स्थिति कैसी थी भाई? निचले दर्जे की थी, निम्न मानते थे, ठीक है ना, मिडेवल पीरियड में। समझ आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की उनकी। तो बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा जैसे कुप्रथाएं प्रचलित थी भाई मिडेवल पीरियड की मैं बात करता हूँ, यानी कि मध्यकाल की मैं बात करता हूँ। तो इस टाइम की अगर मैं महिलाओं की सामाजिक स्थिति की बात करूँ तो इस टाइम पर बाल विवाह यानी बचपन में भाई लड़की की शादी कर देना, ठीक है। सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होती है भाई? सती मतलब कि मान लो कि एक शादी हो रखी, ठीक है, उसका पति मर गया, तो क्या होगा भाई? पति के मरने के बाद भी जब उसकी जो चिता जलेगी ना, तो उसमें पति की भी आत्महत्या कराई जाएगी, तो उसको सती प्रथा बोलते थे, ठीक है। तो ऐसी प्रथा भी चल रही थी। पर्दा प्रथा थी भाई कि करके रखना है, ठीक है। और कुछ कुप्रथा जैसी जो प्रथाएं हैं, ये बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा पर्दा प्रथा, ये कुछ कुप्रथाएं जो प्रचलित थीं, और इससे क्या महिलाओं की स्वतंत्रता काफ़ी सीमित हो गई, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो भी काफ़ी सीमित थी। तो कुछ प्रथाएं जो कि इनकी सामाजिक स्थिति को दिखाती है। उसके बाद आर्थिक स्थिति की हम बात करें महिलाओं की, तो संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार नगण्य था, ठीक है ना। किसका होता था भाई? पुरुषों का होता था। किसका होता था भाई? पुरुषों का होता था, ठीक है। तो ध्यान रखना। और ग्रामीण महिलाएं खेती और घरेलू काम करती थी बेसिकली, ठीक है। तो जो एक बेसिकली जो घर के काम हो गए, ठीक है, घरेलू काम हो गए, मतलब खेती वगैरह हो गए, तो उसमें बेसिकली हाथ बटाती थी, काम करती थी। और बाकी अगर हम बात करें भाई महिलाओं का अधिकार किस भूमि पर,
भैया ना के बराबर था, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद धार्मिक स्थिति की मैं बात करूं तो धर्म ने क्या उन्हें देवी के रूप में सम्मानित किया, लेकिन व्यवहार में उनकी स्थिति कमजोर रही, ठीक है ना भाई। धर्म ने तो देवी के रूप में सम्मानित किया, लेकिन उनके व्यवहार में बिल्कुल उसकी उनकी जो स्थिति कमजोर रही। और भक्ति आंदोलन ने कुछ महिलाओं को स्वतंत्रता दी, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन आपको पता होगा दक्षिण भारत में भी चला है, तो वहाँ पर महिलाओं को मतलब जहाँ यहाँ पर समझते थे ना जैसा, वो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि जो भक्ति आंदोलन हुए, ठीक है, आपको पता है नैनार ये सब बट गए, ठीक है। नैनार वाला में बटा था ना, आपको पता है नैनार, ठीक है, अलवार, ठीक है। नैनार यानी कि शिव के भक्त, अलवार यानी विष्णु के भक्त। तो जब इन्होंने क्या करा भाई, इन भक्ति आंदोलन में महिलाओं की उपस्थिति इन्होंने जाहिर करी, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि जो भेदभाव ये सब होता था इसको इन्होंने नकारा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए सब। तो यहाँ पर धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को ध्यान रखनी है मध्यकाल में। उसके बाद शैक्षिक स्थिति की बात करूँ और महिलाओं में भाई शिक्षा का अभाव था, ठीक है। केवल उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं ना, तो उस टाइम पर जो हाई क्लास के लोग हैं, उच्च वर्ग हैं, उन्हीं की महिलाएं क्या भाई धार्मिक शिक्षा प्राप्त करती थी, ठीक है। बाकी भाई नॉर्मली हम जनरली देखते हैं तो शिक्षा का अभाव था। उसके बाद विधवा की स्थिति, ठीक है, तो विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि अगर हम विधवा की स्थिति की बात करें, मैं कह रहा हूँ विधवा हो गई और ठीक है, तो उसके बाद वो फिर से विवाह नहीं कर सकती थी। मतलब कि विधवा की जो पुनर्विवाह वाली स्थिति है वो इस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। और सती प्रथा इस टाइम में प्रचलित थी। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, आपने सुना होगा भाई लिंगायत के बारे में, ठीक है। लिंगायत के बारे में सुना होगा, ठीक है। बासवन्न का नेतृत्व में हुआ था ये, ठीक है। बास बासवन्ना के नेतृत्व में मतलब एक आंदोलन चला, ठीक है। तो उसको लिंगायत बोलते थे वो ग्रुप को। तो बेसिकली ये विधवा के पुनर्विवाह को ये एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, कि भाई विधवा की कोई दिक्कत नहीं है, पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कि मध्यकाल में जैसे कि जो कुछ जो समूह है वो तो हाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन कुछ भाई मतलब कि मोस्ट ऑफ द अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर विधवा विवाह को भाई दोबारा से विवाह वो नहीं कर सकते, ठीक है। उस टाइम पर सती प्रथा तो थी ही, मैंने बता दिया भाई सती प्रथा क्या होती है, ठीक है। अब महिलाओं के योगदान की बात करूं तो मुगल काल में भाई नूरजहां और रजिया सुल्तान जैसी जो महिलाओं ने नेतृत्व की भूमिका भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो भाई सम्मान भी मिला है, कुछ ने नेतृत्व भी किया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई अधिकांश की तो निम्न स्थिति थी। बाकी जैसे मुगल काल में जो रजिया सुल्तान है, नूरजहां जैसी जो महिलाएं हैं, इन्होंने भी नेतृत्व भी किया है, लीडरशिप जैसी क्वालिटी भी इनके अंदर थी, मतलब कि नेतृत्व जैसी भूमिकाएं भी इन्होंने निभाई है, ठीक है ना। तो ये इनकी स्थिति आप बता सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या आती है, टिप्पणियां भी आती है, ठीक है। आपको बहुत मतलब कि छोटे रूप में लिखना होता है आंसर को, ठीक है, लगभग 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो एक टिप्पणियों का अलग सेक्शन आता है, ठीक है। दो क्वेश्चन आते हैं आपके टिप्पणियों के, ठीक है। आपके पास 4 दे देंगे, क ख ग घ, ठीक है। इसमें से 2 करने होंगे, एक क्वेश्चन ही आएगा सेक्शन ए में। उसके बाद जब सेक्शन बी होगा आपका, ठीक है, सेक्शन बी में भी आपको भाई ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, टिप्पणी का। तो उसमें भी आपको भाई ऐसे 4 दे देंगे, उसमें आपको 2 करने होंगे। तो मतलब कि 4 क्वेश्चन आपके टिप्पणी के आपको करने ही होंगे। तो आपको बेसिकली आइडिया तो होना चाहिए यार कौन कौन से क्वेश्चन टिप्पणी में आ सकते हैं। बस फिर मैं वही टिप्पणी के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, तो भाई ध्यान रखना, ध्यान से देखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो टिप्पणी आ जाती है आपकी मनसबदारी व्यवस्था पर आती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन ले रखा है मैंने, जो वहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या है, टिप्पणी करने के लिए कई बार आ जाती है, ध्यान रखना। तो मनसबदारी व्यवस्था में मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित एक सैन्य और एक प्रशासनिक प्रणाली थी। मैंने बताया था ना भाई, कई इनको मनसब बोलते हैं, ठीक है। तो जो उस टाइम पर भाई जो सैन्य अधिकारी हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, तो बेसिकली वो मनसब व्यवस्था के तहत ही थे, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था ये चीज़, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो अकबर द्वारा ये स्टार्ट की गई, ठीक है, ये प्रणाली। अब इसमें क्या मनसब का अर्थ क्या होता था भाई, पद या रैंक, ठीक है ना, ठीक है, नाम याद रखना भाई। मनसब का मतलब क्या होता है, पद या रैंक होता है। और मनसबदारों को क्या है भाई, उनके रैंक के हिसाब से, ठीक है, जिम्मेदारियां, मतलब कि उस अधिकारी की क्या रैंक है, ठीक है ना। मतलब कि मनसबदारों को उनके रैंक के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी और वेतन भी दिया जाता था, ठीक है भाई। इस रैंक के अकॉर्डिंग उनको पैसा पे किया जा रहा है और उसी अकॉर्डिंग उनको जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ठीक है ना। मतलब क्या है, एक जो ऑफिसर है, ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में देखूं, ठीक है, एक ऑफिसर जो है, ठीक है, और एक जो पियोन है, ठीक है। तो इन दोनों की रैंक में भी, ठीक है, एक
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक ऑफिसर एक प्यून है, ठीक है ना। तो एक ऑफिसर की जो रैंक है और जो उसकी जिम्मेदारी है वो ज़्यादा है, इसकी जिम्मेदारी और रैंक दोनों कम है और वेतन भी कम है। तो ये एक तरह से आप ये समझ सकते हो भाई, जो प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक है, और जो इनकी रैंक है बेसिकली वो वेतन और जो इनकी जिम्मेदारी है उनकी रैंक के अनुसार होती थी, ठीक है ना। और रैंक को दो भागों में विभाजित थी, ठीक है ना। रैंक भी दो भागों में विभाजित है, ध्यान रखना भाई, जात, ठीक है, और सवार, ठीक है ना। अब रैंक कैसे बनेगी भाई, कि व्यक्तिगत रैंक के रूप में, और सवार यानी कि घुड़सवारों की संख्या, यानी कि घुड़सवारों की संख्या कितनी है, ठीक है। जब रैंक बना रहे हैं तो घुड़सवार देखेंगे, मतलब घोड़े देखेंगे, और एक व्यक्तिगत रैंक भी देखी जाती है, ठीक है, समझ आ गया। और मनसबदारों को अपनी सेना बनाए रखना, ठीक है, और सम्राट के प्रति निष्ठावान रहना पड़ता था, ठीक है ना। और वेतन के रूप में इन्हें क्या मिल रहा है भाई, जागीर मिल रही, जागीर मतलब भूमि दी जाती थी, ठीक है। और ये व्यवस्था संगठित और मजबूत सैन्य प्रणाली को सुनिश्चित करती थी, ठीक है ना। रैंक कैसे बन रही है भाई, घुड़सवार के रूप में, ठीक है, घुड़सवारों की संख्या कितनी है तो वैसे ही रैंक बन जाएगी उसकी, ठीक है ना भाई, समझ आ गया। ये मैंने आपको बता ही दी है। और यहाँ पर इनको निष्ठावान रहना पड़ता था, और ये एक मजबूत और एक संगठित क्या प्रणाली सुनिश्चित होती है। हालांकि समय के साथ जागीर पर अधिक निर्भरता और वित्तीय समस्या के कारण ये व्यवस्था कमजोर होती गई, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, समय के साथ साथ क्या हो गया भाई, जागीर पर निर्भरता बढ़ने लग गई, और जो वित्तीय समस्याएं हैं वो आने लग गई। इसके कारण जो ये व्यवस्था है ना, कौन सी, मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है ना, ये कमजोर होकर मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान भी दिया, ठीक है ना। तो ये मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आपको बता देना है, आएगा तो। उसके बाद भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाता है भाई, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य, बस आपको इतना ही लिखा मिलेगा, बोल देगा टिप्पणी करो भाई, ठीक है। तो क्या बताओगे इसमें आप, तो भारत में जो द्वितीय अफगान साम्राज्य है ना, वो लोदी और सूरवंश के शासन को संदर्भित करता है। मैं बोल रहा हूँ दूसरा अफगान राज्य, ठीक है। तो लोदी और सूरवंश के शासन, ठीक है, ध्यान रखना। लोदी जो वंश है विशेष रूप से सिकंदर लोदी के शासनकाल में और दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है, ठीक है ना। तो जो ये लोदी वंश है ना, विशेष रूप से सिकंदर लोदी के शासनकाल में क्या होता है भाई, दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत का पूरा टॉपिक है भाई, पूरा चैप्टर है आपकी बुक में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उसमें ये बता रखा है, ठीक है। और बाद में फिर सूरवंश के जो शेरशाह सूरी हैं, ठीक है, उन्होंने भाई कुशल प्रशासन और आधारभूत संरचनाओं जैसे कि भाई ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया है, ठीक है भाई। और उन्होंने क्या भाई, राजस्व प्रणाली हो गया, व्यापार हो गया, प्रशासन में सुधार किए, जिससे साम्राज्य स्थिर और समृद्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लोधी वंश के बारे में मैंने बताया, फिर सूर्यवंश के बारे में बता रहा भाई, जो शेरशाह सूरी उन्होंने कुशल रूप से प्रशासन किया, और यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से उन्होंने निर्माण किया, और काफ़ी फेमस है ये, ठीक है, देखना सर्च करके पता चलेगा, ठीक है। और ये काल मुगल शासन के लिए प्रभावी प्रशासनिक और आधार तैयार करने में सहायक रहा, ठीक है। मतलब कि जो ये काल रहा ना दूसरा अफगान वाला, ठीक है, जैसे लोधी वाला, ठीक है, सूर्यवंश वाला, तो इसने क्या करा, मुगल शासन के लिए प्रभावी प्रशासनिक और आधार तैयार करने में सहायक ये रहा है। मतलब प्रशासनिक रूप से एक काफी तैयार करा, ठीक है। मतलब ये मुगल शासन आएगा तो उसने क्या करा भाई, प्रशासनिक रूप से आधार तैयार कर दिया, ठीक है, किसका, मुगलों का, चलो। उसके बाद मुगल और मराठा, ठीक है ना, इसके ऊपर भी टिप्पणी करने के लिए आ जाती है, जो रिपीट हो रही है वही लेके आया हूँ मैं, वैसे टिप्पणी तो बहुत सारी आ जाती है, ठीक है, जो रिपीट हो रही है बेसिकली उसी का उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मुगल और जो मराठा संघर्ष है ना, ये भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। मुगलों ने भाई औरंगजेब के नेतृत्व में दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है भाई। मुगलों ने साउथ इंडिया में औरंगजेब की लीडरशिप में नेतृत्व में दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्या कोशिश की थी, ठीक है ना। लेकिन मराठा ने क्या करा, मराठाओं ने जैसे कि शिवाजी के नेतृत्व में कड़ा विरोध किया, ठीक है ना। तो मराठाओं के जो नेतृत्व कौन कर रहे भाई, शिवाजी कर रहे थे, ठीक है। तो मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में कड़ा विरोध यहाँ पर किया है, ठीक है ना। और मराठों ने क्या करा भाई, छापामार युद्ध तकनीक का यूज करा, ठीक है, और जो मुगल प्रशासन को बाधित किया, ठीक है। और ये संघर्ष क्या हुआ, मुगल साम्राज्य को भाई कमजोर करने का कारण भी बना है, ठीक है ना। तो ये छापामार युद्ध तकनीक का यूज करते थे भाई, ठीक है, और मुगल प्रशासन को ये बाधित करा पूरी रूप से, ठीक है ना, ध्यान रखना। और बाद में भाई जो मराठा जो है भाई पेशवाओं के नेतृत्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे, ठीक है। तो बाद में जो मराठा है ना, किसके रूप में, पेशवाओं के नेतृत्व में इन्होंने क्या करा भाई, एक प्रमुख शक्ति के रूप में ये उभरे, और भारत में मराठा परिसंघ की नींव रखी, ठीक है ना। काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ लेकिन आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, आपको एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। टाइम काफी कम बचा है और वीडियो काफी लंबी हो रही है ये।
तो ध्यान रखना भाई। तो मराठा के बारे में आपको बेसिकली बताना है, ठीक है। मुगल मराठा के बारे में भाई, दक्षिण भारत में औरंगजेब के नेतृत्व में जाते हैं, लेकिन मराठा जो है भाई इनका विरोध करते हैं, ठीक है, किसके, शिवाजी के नेतृत्व में। बस, और यहाँ पर एक छापामार तकनीक का यूज करते हैं भाई, और मुगल प्रशासन इससे बाधित होता है, ठीक है ना। तो ये सब आप बता सकते हो। उसके बाद महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन क्या था, ठीक है ना, तो इसके ऊपर टिप्पणी आ जाती है। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत में चला है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है ये 13वीं से 17वीं जो शताब्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ये था। और ये आंदोलन जो था भाई, समाज में जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को खत्म करने और समानता तथा भक्ति माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने पर जोर देता है। मैं बोलता हूँ भक्ति आंदोलन तो बेसिकली जो समाज में जाति, वर्ग और जो ये जो भेदभाव फैला हुआ है ना, इसको खत्म करना भाई चाहते थे, ठीक है, और समानता को बढ़ावा देना था, और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने पर जोर देता था महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है, ठीक है ना। और इस आंदोलन के प्रमुख संतों की बात करूं तो इसमें भाई ज्ञानेश्वर आ जाएंगे, नामदेव आ जाएंगे, ठीक है, तुकाराम आ जाएंगे, और संत एक नाथ प्रमुख थे, ठीक है ना। समझ आ गया? तो ये आप बताओगे। और मैं आगे बात करूं, और इन्होंने क्या अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नैतिकता, ठीक है ना, सहिष्णुता का कंसेप्ट बता चुका हूं उसके बारे में, ठीक है, और भक्ति का संदेश दिया, ठीक है ना। और वार वारकरी आंदोलन इसका एक प्रमुख हिस्सा था, जिसमें क्या भगवान विट्ठल की भक्ति के माध्यम से सामूहिक उपासना को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर ये वारकरी आंदोलन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि भक्ति आंदोलन के तहत ही था ये, ठीक है, जिसमें भगवान विट्ठल जो है, ठीक है ना, तो इनकी भक्ति के माध्यम से क्या करा भाई, सामूहिक उपासना को बढ़ावा दिया गया। और इस आंदोलन ने महाराष्ट्र में सामाजिक समरसता यानी कि सामाजिक समानता, ठीक है भाई, और आपका धार्मिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये महाराष्ट्र के लिए जो ये धार्मिक आंदोलन था ना, ये भक्ति आंदोलन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अबुल फजल, अबुल फजल कौन था भाई, इसके बारे में भी आपको बताने के लिए आ जाता है। देखो, तो जो अबुल फजल है ना भाई, मुगल सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक और उनके प्रमुख सलाहकार थे, ठीक है ना। तो भाई अबुल फजल जो है भाई मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्न होते थे, पता है आपको। तो 9 रत्नों में से एक था, ठीक है ना, और प्रमुख सलाहकार भी था। तो आपको कमेंट में बताना है भाई प्रमुख 9 रत्न कौन कौन से थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और भाई ये एक महान विद्वान, लेखक था और प्रशासक भी था, ठीक है, कौन है, अबुल फजल। और उनकी एक ना प्रमुख कृति है क्या भाई, आईने अकबरी, ठीक है ना, ठीक है भाई, आईने अकबरी आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में, ठीक है ना, 12th क्लास में दे रखा है इसके बारे में। तो इनकी जो अबुल फजल की जो प्रमुख कृति है वो आईने अकबरी है, ठीक है, जो कि अकबर के प्रशासन, समाज और संस्कृति का विस्तृत वर्णन करते हैं, ठीक है। आईने अकबरी जो है ना भाई, मुगल काल के बारे में जानने के लिए और विशेष तौर पर अकबर के बारे में जानने के लिए, अकबर के प्रशासन के बारे में जानने के लिए, वहाँ पर क्या क्या उस टाइम पर प्रशासन चलता था भाई, करों की दरें वगैरह सब क्या थी, इसके लिए आईने अकबरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उन्होंने भाई अकबरनामा भी लिखा, ठीक है, जिसमें अकबर के जीवन और मुगल साम्राज्य के इतिहास को दर्ज किया गया है, ठीक है ना। और अबुल फजल ने भाई अकबर की जो धार्मिक नीति है, ठीक है, दीन इलाही और सूफी विचारधाराओं को भी प्रोत्साहित किया है, ठीक है। तो अकबर आपको बताना है अबुल फजल के बारे में जो जो इन्होंने भाई योगदान दिया है, ठीक है ना। और उनकी जो लेखनी में भाई गहरी बौद्धिकता दिखती है, हमें सत्यता भी दिखती है, ठीक है। और 1602 में उनकी हत्या हो जाती है, ठीक है ना, कब, 1602 में, ठीक है। और लेकिन उनका जो योगदान है भारतीय इतिहास और साहित्य में क्या है, इनका जो इतिहास है और साहित्य में उनका अमूल्य योगदान है, ठीक है ना। और मुगल के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो आईने अकबरी एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर जाती है, ठीक है। उसके बाद अहोम राज्य असम से रिलेटेड है, ठीक है, जो अहोम राज्य के ऊपर टिप्पणी करने का आ जाएगा तो असम से रिलेटेड है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अहोम राज्य जो है ना भाई, असम में स्थित एक प्राचीन और शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है। अहोम राज्य में बोल दूं तो यानी असम में स्थित एक प्राचीन, यानी बहुत पुराना और एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में सुखफा, ठीक है ना, आपको नाम याद रखना भाई, ठीक है, सुखफा ने की थी, ठीक है ना। और ये राज्य लगभग 600 वर्षों तक अस्तित्व में रहा, कितना, 600 वर्षों तक, ठीक है ना। और मुगलों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला, मुगल का आक्रमण होता है तो उसका सफलतापूर्वक मुकाबला भी इन्होंने किया, ठीक है ना, समझ आ गया। और जो अहोम शासन है ना भाई, इनकी अहोम शासन की विशिष्टता क्या है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और सामूहिक कुशलता में थी, ठीक है ना भाई। अहोम शासन किस प्रकार से कर रहे हैं, इनकी विशिष्टता बेसिकली जो ये प्रशासन किस प्रकार से चला रहे हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था
और जो इनकी सामरिक कुशलता है, सामरिक कुशलता का मतलब होता है भाई युद्ध में कुशलता है उनकी, ठीक है ना। सामरिक मतलब युद्ध होता है, ठीक है ना, यानी कि युद्ध क्षेत्र में इनकी कुशलता थी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है इस चीज में, ठीक है। और उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी में एक संगठित और एक समृद्ध समाज की स्थापना करी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास। और अहोम जो है भाई भाषा और संस्कृति जो है असमिया संस्कृति में समाहित हो गई, ठीक है। जो अहोम है ना भाई, अहोम भाषा जो है, ठीक है ना, तो अहोम भाषा और जो संस्कृति है ना, ये किसमें भाई, असमिया संस्कृति, जो कि असम की संस्कृति में ये मिल गई, ठीक है। और ये राज्य 1826 में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। और अहोम राज्य ने भाई असम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप ये अहोम राज्य के बारे में सब बता सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं भाई वस्त्र तकनीक की, ठीक है। तो देखो, तो भारत की जो वस्त्र तकनीकी भाई प्राचीन काल से उन्नत रही है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई। सिंधु घाटी सभ्यता से ही अगर मैं बोलूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भाई कपास की खेती और सूत कातने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और मौर्य और गुप्त काल में भी क्या भाई भारतीय वस्त्र व्यापार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी है, ठीक है भाई। भारत के वस्त्र की जो तकनीक है, ठीक है, वस्त्र के बात को, चाहे वो कपास वगैरह हो, सूती वस्त्र हो, ये बहुत फेमस रहे हैं वैश्विक तौर पर भी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही। लेकिन मुगल टाइम पे भी और फेमस हो गए, ठीक है। और मुगल काल में भाई विशेषकर मलमल और रेशम जैसे जो वस्त्र सामग्री है ना, इनकी जो तकनीक है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है बनाने की, और डिजाइन में सुधार हुआ, ठीक है। और बुनाई, रंगाई और कढ़ाई जैसे कौशल का विकास होता है, ठीक है, इस टाइम पर। और औद्योगिक क्रांति के बाद जब क्या भाई, जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है ना, ठीक है, उसके बाद भारत में पारंपरिक तकनीकों को चुनौती मिलने लग गई, ठीक है भाई। जब औद्योगिकरण चलता है ना भाई, पूरे ब्रिटेन से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ पर ये जो रेशम वगैरह जो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो स्थानीय तकनीक है ना, वो प्रभावित होने लग गई, ठीक है। और आज भी वैसे बात करें तो भारत की जो पारंपरिक वस्त्र तकनीक है ना, जैसे बनारसी, चंदेरी, खादी हो गई, अपनी गुणवत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना भाई। आज भी बनारसी साड़ी का नाम लेते लोग समझ जाते हैं, ठीक है। चंदेरी, खादी सब बहुत फेमस है, ठीक है, अपनी सुंदरता के लिए और अपने भाई गुणवत्ता के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। बाकी भाई जब मुगल काल में भी जो ये अलग अलग मैं आपको बताया भाई, जो इनकी मांगे थी, और इसमें भी सुधार भी करा इन सब चीज़ों में, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो भाई समाप्त होती है, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको असाइनमेंट चाहिए तो आपको मिल जाएंगे हमारी इस वेबसाइट पर, ठीक है, ignufreeassignment.com, ठीक है, अपना जाना, आपको असाइनमेंट बना लेना है, ठीक है, समझ आ गया। वही यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है ना, तो आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, आप खुश हो जाओगे भाई क्वेश्चन पेपर को देख के, ठीक है, क्या मैंने सही वीडियो देखी थी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।